जीएसटी बेसिक्स। ये रिकॉर्डिंग मैसेज मिला है? यस सर। ओके सर। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू सर। ओए सर, तो बेसिकली जीएसटी में आज हम लोग सर एकदम बेसिक से, काफी लोगों को इंतजार था सर कब से जीएसटी का बेसिक्स पढ़ाओगे, वो दिन भी आ गया। ठीक है, तो लेटेस्ट में हम लोग जीएसटी रिटर्न कंप्लीट किए सर, फॉर्म नंबर एटसेट्रा, जीएसटी रिटर्न में किस में क्या भरना है नहीं भरना है। जिसको जीएसटी रिटर्न फाइलिंग सीखना है और या फिर जीएसटी रिटर्न का जो कॉन्सेप्ट है वो रियल लाइफ में बड़ा काम आता है। ठीक है, मैंने काफी सारे लोग तो जीएसटी रिटर्न ही सीखते हैं और कुछ नहीं सीखते हैं, बस उनको एक पेज का इंट्रोडक्शन दिया जाता है और सीधा रिटर्न पेज में लेके चला जाता है। ठीक है, ये जो नॉर्मल छोटा छोटा कोर्स होता है ना, उस दिन एक जन मेरे को फोन करके 2 दिन से परेशान कर रहे हैं, बोलते हैं कि हमको टीडीएस सीखना है। हमें देखो टीडीएस तो मैं सिखाता हूँ कि कौन किस फॉर्म के लिए क्या भरना है नहीं भरना है, वो मैं दिखाता हूँ। बोले नहीं, हमको सिर्फ टीडीएस का ही सीखना है, प्रैक्टिकली जो फॉर्म फिलअप करना होता है और बस और कुछ नहीं चाहिए। बोले तब मेरे पास आपको मैं कैसे सिखाऊंगा, क्योंकि मेरा एक लंबा सिलेबस के अंदर टीडीएस एक पार्ट है। ठीक है, तो फिर ओनली टीडीएस मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, मेरे पास वो टाइम नहीं है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि एक एक चैप्टर एक एक रियल लाइफ काम है। माने अगर तुमको सिर्फ टीडीएस आ जाए ना तो उसी से तुम्हारा पेट चल जाएगा, माने घर चल जाएगा, ओनली टीडीएस का काम करे। सिमिलरली जीएसटी रिटर्न का ही काम सीख के तुम अपना घर चला सकते हो, आराम से 20, 25, 30 हजार कमा लेता है सिर्फ जीएसटी का काम सीख के। और आप जो पढ़ रहे हो सर, इससे सिर्फ आप घर नहीं चलाओगे, आप सीरियसली एक पूरा प्रोफेशनल सेटअप बना सकते हो। सिर्फ मैंने सिर्फ अपना घर नहीं, और भी 10 लोगों का घर बसा सकते हो। ठीक है, तो चलो आज हम लोग समझते हैं जीएसटी को। जिसको जीएसटी के बारे में कोई आइडिया नहीं है, उसे भी आइडिया मिल जाएगा सर। बचपन में जब कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे तो आइडिया का सीन बहुत चला था। ठीक है, आजकल तो आइडिया अलग से तो है नहीं, वोडाफोन आइडिया हो गया। तो उस टाइम पे आइडिया काफी ऑफर देता था, जो वोडाफोन या फिर एयरटेल में नहीं मिलता था थोड़ा। जैसे कि 10 पैसा कॉल, कभी कभी फ्री, ऐसे बहुत। तो हम लोग कॉलेज स्टूडेंट्स लोग ना, तो हिचकिया है उसको पानी। तो हम लोग कॉलेज स्टूडेंट लोगों को तो बस सस्ता वाला ही चाहिए होता है। ठीक है, गर्लफ्रेंड से बकबक करना है या जो भी है, जैसे मुझे मैम से बकबक करना होता था। ठीक है, तो तो हम तो पूरा ढूंढते थे फ्री स्कीम कहाँ में है वही, चाहे कॉल ड्रॉप कितना भी हो, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और मैम कोलकाता में बाद में आया, मैं पहले आया तो कम से कम 2, 3 साल मैम उधर ही नेटिव में ही, होम टाउन में ही पढ़ाई करता था। तो मेरे को हम लोग तो यही ढूंढते थे। तो एक बार एक दुकान में गए, मैं बोले आइडिया का सिम है, तो बोलता है नहीं। मैं बोले नो आइडिया, देन गेट आइडिया। ठीक है, एक्चुअली मैं उसको बोला आइडिया का सिम है, तो वो मेरे को बोलता है, जवाब देता है नो आइडिया, देन गेट आइडिया। तो ये फिर मेरा साथ मेरा 2, 3 दोस्त था, बोले भाई जवाब गजब दिया यार। मैं बोली ऐसे ही निकल गया। उसके बाद से जो भी सबके सबके मुंह पे वो चल गया कि इफ नो आइडिया देन गेट आइडिया। जो दुकान में जाते हैं, अगर उसके पास सिम होता भी है तब भी बोलते हैं। डायलॉग पूरा करना, इफ नो आइडिया देन गेट आइडिया। यानी कुछ लोग तो जाके नो आइडिया, जानबूझ के, क्योंकि उसको डायलॉग पूरा करना है। चलो, अच्छा देख, तो जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। जीएसटी का कहानी ना बड़ा लंबा कहानी है, मैंने इसके पीछे बहुत इतिहास है सर। ये मैंने इतना आसानी से ये जीएसटी आया नहीं है, मैंने बहुत क्या बोलेंगे खून बहा कि नहीं बहा, आई डोंट नो, बट बहुत मेहनत से ये जीएसटी आया है। और बहुत सारे लोगों की विरोधिता के बाद, मैंने विरोधिता विरोधिता विरोधिता, मैंने अगेंस्ट में
इंडिया में हर अच्छे काम के पीछे अगेंस्ट वाले मिल जाएगा आपको। और पब्लिक का क्या है ना, इनको तो बस फ्री में सब चाहिए, मैंने पब्लिक बने, वी ऑल आर पब्लिक। हाँ, और हमें बस हर चीज फ्री में मिल जाए, ठीक है, सरकार हमें हर चीज फ्री में दे दे, तो फिर ऑपोजिशन वालों के साथ भी पब्लिक भी खड़ा हो जाता है, हाँ हाँ ठीक है, ठीक है। अब जो जब ऑपोजिशन से, लेकिन जो भी हो, इसके पीछे भी एक बहुत अच्छा पॉलिटिकल मैटर्स में बात हो जाएगा। बात अच्छा लगे बुरा लगे डोंट नो, बट इतिहास कुछ ऐसा ही बताएगा आपको, ठीक है। मैं नहीं बताना चाहता, अब देखो मैं झूठ बोल सकता हूँ, मेरे बातों में रंग चढ़ा हो सकता है, ठीक है, लेकिन इतिहास कभी भी झूठ नहीं बोल सकता, है ना। हिस्ट्री का यही सबसे बड़ा सब्जेक्ट का मैंने इम्पोर्टेंस है कि इंसान किसी पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में किसी की तरफ थोड़ा तरफदारी कर सकता है, ठीक है, या फिर हो सकता है कि उसको उसका हवा लग गया तो उसका तरफदारी करेगा, लेकिन हिस्ट्री, हिस्ट्री किसका तरफदारी करेगा? हिस्ट्री ऑलवेज ट्रूथ ही कहेगा। ये जो बचपन में एक सीरियल देखता था, आई डोंट नो, आप लोग शायद नहीं देखे होंगे, तब हम लोग DD1 मेट्रो ये सब चैनल आता था, तो केबल लाइन नहीं था एक्चुअली, ठीक है, तो उस टाइम पे एक सीरियल आता था, तो सीरियल का नाम था बंगाली में, तुम अपने माँ को पूछना बता देगा, जॉनवा भूमि बोल के एक सीरियल आता था, ठीक है, बंगाली में, ठीक है, तो हम लोग उसको देखते थे, तो मैं भी देखता था क्योंकि घर पे सब देख रहे थे, देख रहा है। तो जन्मभूमि सीरियल में एक लाइन था, उसका सीरियल स्टार्ट होने पे और एंड होने पे गाने का लाइन चलता है ना, तो उसका एक लाइन था, तो बंगाली में लाइन कुछ ऐसा था कि ईट काट पाथोरेर खाजोरे, ईट, ईट बने ब्रिक्स, ठीक है, ईट काट पाथोरेर खाजोरे इतिहास फिस फिस कथा कय, ठीक है। अब ये समझ गया बात, मैं समझा देता हूँ। मैंने मैंने ईंट बने, जैसे मैंने कोई चीज पुराना हो गया, ईंट पत्थर, तो इसके अंदर जो भी अंदर अंदर में सब कुछ क्या है, पत्थर हो गया, सब उसका टूट गया, ये हो गया, लेकिन उसके अंदर से हिस्ट्री बात करता है। इसका बंगाली में गाने का लाइन था कि ईट काट पाथोरे खाजोरे, खाजोरे मतलब वो उसके अंदर वाला पार्ट में इतिहास फिश फिश का था, फिश फिश माने वो विस्परिंग कर रहा है, ठीक है, ठीक है, इतिहास फिश फिश का था, तो ये लाइन कितना दिमाग में बैठ गया, सोचो कि कब जब भी किसी हिस्टोरिकल चीज को ढूंढने जाते हैं तो देखते हैं, तो ऑटोमेटिकली ये फील होता है कि भाई यहाँ क्या बात करता है, एक्चुअली वो सच बोलता है, समझे। तो सीरियल खराब नहीं होता अगर हम इससे अच्छा वाला चीज निकाल लेते हो तो। अब किसी को सास भी कभी बहुत ही देखना था तो देखेगा, ठीक है, उसी टाइम पे वो भी आया था, लेकिन हमको ये सब लाइन में ढूंढ लेता था और कान में आज भी बैठता है, और आप लोग पढ़ाने के टाइम पे डायलॉग बाजी भी कर लेता हूँ। तो जीएसटी का अगर मैं आपको हिस्ट्री दिखाऊं, नहीं है, क्या बात करते हैं? मुझे लगा सब कुछ है। TLG 470, TLG 47। अच्छा, जीएसटी का एक इम्पोर्टेंस, जैसे उस दिन इनकम टैक्स का इम्पोर्टेंस बता रहा था कि सर हमारा देश जीएसटी से कितना कमा रहा है आजकल, ओवरऑल परसेंटेज, एक रफ परसेंटेज आपको बता देता हूँ, अप्रोक्स 18% आई थिंक, है ना सर। तो टोटल इनकम का अगर 18%, 19% इनकम टैक्स देता है, 18% जीएसटी देता है, तो आपको लगता है कि ये सब कोई मामूली चीज है? हाँ, सरकार अगर 100 रुपीज इनकम करते हैं, तो 100 रुपीज में से 18%, 18 टका सरकार को इस पर्टिकुलर सोर्स से मिलता है। तो तुम मुझे बताओ एक चीज, गुड इवनिंग सर, तो इस पर्टिकुलर सोर्स के पीछे गवर्नमेंट माथा खराब नहीं करेगा? तो माथा खराब करने के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट का माथा नहीं खाएगा? और सरकार आप लोगों को किस लिए बना रहा है, क्या लगता है? बस अथॉरिटी देने के लिए, जॉब देने के लिए? सर एक चीज हमेशा याद रखना कि हर पावरफुल काम के पीछे पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, और हर पावरफुल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे किसी ना किसी तरह से कंट्री का अपना स्वार्थ होता है, अदरवाइज वो काम कभी भी पावरफुल नहीं हो सकता, ठीक है। आप लोग CA में पढ़ने के लिए यूट्यूब वीडियोस देख के कोई इंस्पायर हो गया, या किसी अपने दादा दीदी भाई किसी घर के बड़े को देख के इंस्पायर हो गया, चलो ठीक है, इंस्पिरेशन कहीं से भी मिले, ठीक है, लेकिन अगर आपको पता हो कि ये कोर्स वगैरह बना क्यों है, और इस कोर्स के पीछे गवर्नमेंट का आखिर मेन ब्रेन क्या काम कर रहा है, और कुछ नहीं सर, इनको चाहिए रोकड़ा, ठीक है, रोकड़ा क्यों चाहिए? फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और उसी के पीछे आप लोगों को सैनिक की तरह, आर्मी की तरह लगा देगा। आप लोग क्या कौन से आर्मी बनने जा रहे हो? सरकार का रेवेन्यू आर्मी। इसमें आप कभी जीएसटी के
पीछे भागोगे, कभी इनकम टैक्स के पीछे भागोगे, कभी कॉर्पोरेट टैक्स के पीछे भागोगे, कभी कस्टम्स के पीछे भागोगे, ठीक है। और ये सब जुगाड़ करके सरकार को दोगे, फिर जाके आप जैसे सरकार को जुगाड़ करके पूरा प्रोसेस करके कंप्लायंस करके सरकार को जैसे आप सारा चीज परोसोगे, फिर जाके सरकार बॉर्डर में जाके काम, मैंने जो आर्मी काम कर रहा है उसका सैलरी डिसाइड करेगा, गांव गांव में जो भी डेवलपमेंट है वो डिसाइड करेगा, स्कूल, हेल्थ सेक्टर्स, नॉर्मल ईच एंड एवरी सेक्टर्स में गवर्नमेंट तभी जाके कर पाएगा। तो ये सभी तो बेसिकली फाइनेंशियल का जो फाइनेंशियल लेवल में जो आर्मी बेस्ड है, आर्मी मैंने मैं इसका नाम आर्मी दिया, ऐसा कोई आर्मी नहीं है, बट आप एक चीज समझना सर कि आखिर में एट द एंड ऑफ द डे ये जो फाइनेंशियल एरिया है ये बहुत वाइड। कल लाइन नहीं रहेगा, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का काम होगा, तो वही काम 10 से लेके 4 बजे तक। तो इसका मतलब कल कल सुबह का सारा क्लास ऑफ रहेगा, कोई उपाय नहीं है, करंट नहीं रहेगा कैसे क्या कर सकते। देखते हैं अगर ऑनलाइन में मैम ले पाते हैं लैपटॉप और मोबाइल के थ्रू से। लाइन ही कहा जाए, यहाँ पर अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिसिटी का काम हो रहा है, तो जो ओवरहेड तार है वो नहीं रहेगा सब। उस दिन भी ऑफ किया था, उस दिन करंट 4 बजे ही आया था, उस दिन भी करंट 4 बजे ही आया था, लेकिन उस दिन बिना बोले किया था तो पब्लिक को परेशानी हुआ। चलो अच्छा है ये लोग अनाउंसमेंट कर रहा है, सिर्फ कल का ही बात किया ना, और ये रास्ता का ही बात किया गीतांजलि पर। चलो अच्छा, ऐसे अनाउंसमेंट कर देना चाहिए ना, पब्लिक अलर्ट हो जाते हैं, नहीं तो हम लोग बस ढूंढते रहते हैं कि भाई पता करो कहाँ पता करो। चलो थैंक यू काउंसिलर साहब को, उनके कारण हो रहा है और क्या, उन्होंने ही बोला सबको बोलो। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि फाइनेंशियल लेवल में अगर रूट लेवल में सब कुछ सही तरह से चलता है तो ऑटोमेटिकली देश का डेवलपमेंट होता है, इसलिए जीएसटी इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जीएसटी का इंपॉर्टेंस पता चल गया इतना से छोटा सा बातों में, तो आप आगे आपको जीएसटी का बेसिक से इतना चीज पता चलेगा कि हम लोग क्या क्या सीखेंगे इसमें। जेनेसिस ऑफ जीएसटी इन इंडिया, मैंने जेनेसिस बने इसका जो क्रोनोलॉजी है जेनेटिकली कैसे आया है, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, नीड फॉर जीएसटी, जीएसटी का फ्रेमवर्क, जीएसटी का बेनिफिट, एंड सरकार का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, माने पार्लियामेंट में जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर किस आर्टिकल के अंदर किस सेक्शंस के अंदर जीएसटी को पावर मिला है, ठीक है। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम है, इस इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम के तहत सरकार पब्लिक के थ्रू से गवर्नमेंट का रेवेन्यू जनरेट करते हैं, और उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन को पावर दिया जाता है, ठीक है। क्या दिया जाता है, पावर दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जब तक पावर नहीं होगा तब तक सरकार कोई भी काम कर नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि कल हम लोग इनकम टैक्स क्लास में पढ़ रहे थे ना कि टैक्स क्या है, कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, ठीक है। तो अगर किसी को कंपल्सरीली सरकार को पैसा लेना है, तो अगर बिना लॉ का वो पैसा ले नहीं सकता, ठीक है। तो लॉ बनाओ, उसको गवर्नमेंट लेवल में पास करो, जैसे हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है पार्लियामेंट में 2 हाउस होते हैं, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कोई पर्टिकुलर मैटर को घुसाने के लिए, एंट्री देने के लिए आपको 2 हाउस है, उसको एक्ट बनाना पड़ता है। फिर उसमें अपर हाउस होते हैं, लोअर हाउस होते हैं, ठीक है। तो अपर हाउस लोअर हाउस, जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन का क्लास किए हो उनको पता है, ठीक है। स्पेशली सीएस का बात कर रहा हूँ, वहां पर मैं बोलता हूँ सर कि पार्लियामेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो वहां पर अपर हाउस लोअर हाउस में किसी भी मुद्दे पे बिल पास होता है, तो दोनों हाउस में बिल पास होगा, फिर जाके प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर प्रेसिडेंट उसमें एसेंट देगा तो वो बिल एक्ट में बदलता है, और फिर जाके वो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, और फिर जाके उसके ऊपर गवर्नमेंट काम कर सकता है। ऐसे ही नहीं कि बस मोदी का मन हुआ तो कुछ भी करेगा, नहीं सर, मोदी के मन होने में वो कुछ भी नहीं कर सकता, ठीक है। समझ में आ रहा है ना।
अब जैसे कि मैं आपको जेनेसिस में बात कर रहा था, जेनेसिस इन द सेंस इसका इतिहास, तो इसका इतिहास बड़ा पेनफुल है, पेनफुल, हाँ सीरियस, दिखाता हूँ आपको। देखो अगेन, अब चाहो या ना चाहो बीजेपी को ही क्रेडिट देना पड़ेगा। इन द ईयर 2000, अब 2000 किसका सरकार था? बीजेपी का ही सरकार था। कौन थे उस टाइम पे? हट थे बीजेपी का मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह कांग्रेस का था। बीजेपी का कौन थे? बीजेपी इससे पहले बीजेपी का पूरा पूरी नहीं था, एनडीए था, मैंने बीजेपी एंड अलायंस, ठीक है, उसको एनडीए बोलते हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, मैंने मेन पार्टी बीजेपी है और उसके साथ उसका अलायंस है। ठीक जैसे महाराष्ट्र में इस बार क्या हुआ, बीजेपी एंड अलायंस मैंने इंडिया अलायंस ने एकदम भारी मात्रा में जीता। तो सिमिलरली उस टाइम पे भी इस बार भी तो मोदी अकेला नहीं कर पाया इंडियन गवर्नमेंट, वो भी इंडिया अलायंस ही बना है, ठीक है, लेकिन उससे पहले साल में बीजेपी अकेला कर दिया था, लेकिन फिर भी इंडिया अलायंस ने ही पार्लियामेंट को बनाया था, ठीक है। तो 2000 के टाइम पे तब अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ये जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने का बात की। कांग्रेस जमाने में कांग्रेस के टाइम पे फाइनेंस मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम बोल के, साउथ इंडियन। उन्होंने भी जीएसटी को बाद में 2005-6 के आसपास के टाइम पे इम्प्लीमेंट करने का कोशिश किया है, लेकिन कोशिश बार बार फेलियर रहा है। अब देखो, इन द ईयर 2000 द देन प्राइम मिनिस्टर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी। प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं दिया है क्योंकि नाम देने से फिर पॉलिटिकल प्रमोशन हो जाता है। अब हमें पता है तो हम बोल देते हैं, ठीक है, ये अच्छा है। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी एंड सेट अप ए कमिटी टू डिजाइन ए जीएसटी मॉडल फॉर द कंट्री। वर्ल्ड में पहला जीएसटी आया है फ्रांस। फ्रांस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने फर्स्ट टाइम जीएसटी कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। सर जीएसटी से पहले क्या था? क्या जीएसटी आने से पहले देश में इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम नहीं था? हाँ, लेकिन बहुत सारा अलग अलग एक्ट हुआ करता था, वन नेशन वन टैक्स कॉन्सेप्ट नहीं था। सर उस टाइम जो क्रेडिट टैक्स सिमिलर तरीके से ही होता था, बट मल्टीपल नहीं सिर्फ ओनली वैट का क्रेडिट होता था और किसी चीज का क्रेडिट नहीं। जैसे सर्विस टैक्स का क्रेडिट सिस्टम नहीं था, वैट के साथ सर्विस टैक्स का कोई कनेक्शन नहीं था। जैसे आज क्या है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक कॉम्बाइनली एक जगह में काम करते हैं, डिपार्टमेंट एक है। उस टाइम पे वैट का डिपार्टमेंट अलग होता था, सर्विस टैक्स का डिपार्टमेंट अलग होता था, एक्साइज, ऑक्ट्रॉय, कस्टम्स, सब डिपार्टमेंट अलग है। और सिर्फ वैट ही वैट के साथ एडजस्ट करता था। और उसमें भी प्रॉब्लम, जैसे मान की मैं अभी दिखाऊंगा तुमको कैलकुलेट करके कि ये 2017 से पहले का सिनारियो क्या था और 2017 के बाद का सिनारियो क्या हुआ है। ये जो जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है 2017 जुलाई के बाद से इंप्लीमेंट हुआ है, ठीक है। तो 2017 जुलाई से पहले हमारे देश की इंडायरेक्ट टैक्स सिस्टम काम कैसे करता था, और उसपे सिर्फ मैं क्या बोला, सिर्फ वैट सिस्टम पे ही थोड़ा प्रॉब्लम बने, एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी था, स्पेशली इनपुट क्रेडिट का जो मैटर है जीएसटी का। सबसे मेन मैटर क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट में सबसे मैंने प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ वैट में होता था। और वैट मैंने सिर्फ वैट तभी लगता था उस टाइम पे जब एक ही स्टेट के अंदर प्रोडक्ट का बाई सेल चले। एक ही स्टेट मैंने उसको क्या बोलते हैं, इंट्रा स्टेट, थैंक यू सर। एक ही स्टेट मैंने वेस्ट बंगाल के अंदर ही दो शहरों के बीच में या दो गांव के बीच में, या जैसे मानो सिलीगुड़ी टू कोलकाता, वेस्ट बंगाल के अंदर हुआ ना, तो इसमें इसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट। अब इसमें वैट यूज होगा। मान कि सिलीगुड़ी का कोई बंदा कोलकाता में कुछ बेचा है तो वो वैट कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो ये वैट का अमाउंट किसको जाएगा, ममता दीदी को जाएगा, ठीक है। अब इसमें वैट के साथ वैट का कनेक्शन होगा। अब मान की कोलकाता का जो जिन्होंने परचेस किया उसने फिर दुर्गापुर के किसी को कुछ बेचा, ठीक है, तो सिलीगुड़ी से जब वो परचेस किया था उसका क्रेडिट उसके पास है ना, आप लोगों को कितना बार समझाया, तो फिर ऑटोमेटिकली दुर्गापुर का सेल के टाइम पे वो अपना क्रेडिट दे सकता है। लेकिन जैसे ही कोलकाता का बंदा पटना में कुछ सेल करने जाएगा तो उस टाइम पे भी टैक्स कलेक्ट होगा, लेकिन वो कौन सा टैक्स होगा बोल तो, वो वैट नहीं होगा, उसको सेंट्रल सेल्स टैक्स आता था, सीएसटी, ठीक है। अब प्रॉब्लम है कि सीएसटी का वैल्यू तो पे करेगा, लेकिन ये सीएसटी के साथ वैट का कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा, और टैक्स बर्डन ऑटोमेटिकली बिजनेसमैन के ऊपर आएगा, और बिजनेसमैन ये बर्डन ऑटोमेटिकली कस्टमर के ऊपर लगाएगा। तो बेसिकली कोई प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन नहीं था। देश तो एक है पर डिपार्टमेंट वाइज पूरा बटा हुआ है, और ज्यादा डिपार्टमेंट तो ज्यादा करप्शन, जितना डिपार्टमेंट उतना करप्शन। आज भी डिपार्टमेंट है तो क्या करप्शन नहीं है?
लेकिन जितना ज्यादा डिपार्टमेंट उतना कोई भी ऑफिसर को घूस खिलाओ, बिजनेसमैन अपना काम निकाल लेगा। आज भी है, उस टाइम पे तो और डिपार्टमेंट मैंने जितना डिपार्टमेंट बना के रखेगा, मैंने बेसिकली क्या हो रहा था, सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हो रहा था, डिसेंट्रलाइज हो जा रहा था। और डिसेंट्रलाइज में गवर्नमेंट कंट्रोलिंग खराब हो रहा था। तो इसलिए जीएसटी आना 2000 से कोशिश चल रहा है, जब से अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म किया था तब से। हमारे देश में 1990 के बाद से कांग्रेस का मोनोपोली खत्म होना चालू हुआ है। कांग्रेस 47 से लेके 90 तक देश को चलाया। 90 के बाद से कांग्रेस का जो मोनोपोली है वो धीरे धीरे खत्म होने लगा, और 90 के बाद से यूपीए गवर्नमेंट बनने लगा ज्यादातर। यूपीए माने कांग्रेस एंड अलायंस, ठीक है। तो बहुत केस में कांग्रेस को भारी मात्रा में बहुमत नहीं मिलता था। तो कई बार ऐसे होते थे, कभी उस पार्टी से, कभी इस पार्टी से, कभी कम्युनिस्ट से, कभी समाजवादी से, किसी ना किसी का पावर से कांग्रेस का पार्टी बन पाता था, सपोर्ट चाहिए होता था। जैसे इस बार भी जैसे मोदी जी का पार्टी बने सरकार बन पाया, उसमें नीतीश कुमार का सहयोगी था और चंद्रबाबू नायडू का सहयोगी था, जरूरत था। तो उस जमाने में कांग्रेस का भी ऐसी ही हालत हो रहा था 90 के टाइम। तो बेसिकली जैसे धीरे धीरे पावर खत्म होते हैं, इम्प्लीमेंटेशन में भी प्रॉब्लम आता है। और फिर जब इससे पता चला कांग्रेस का, उसी से पावर डिटोरिएट होना चालू हुआ। फिर 98 में अटल बिहारी का सरकार बना, पर वो इंडिया के हिस्ट्री में सबसे आई थिंक कम दिन का प्राइम मिनिस्टर थे, 13 दिन का प्राइम मिनिस्टर थे अटल जी, 13 डेज का, 98 के आसपास। फिर से सरकार गिर गया, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशंस पार्लियामेंट में इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद जैसे ही प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, फिर कुछ दिन बाद ना एक कॉन्फिडेंस मोशंस होते हैं कि प्राइम मिनिस्टर जो बना है, जो जो लोग इनको सपोर्ट किए हैं, एक बार रिकन्फर्म करो कि यही हमारा प्राइम मिनिस्टर रहेगा कि नहीं रहेगा। अगर उस टाइम पे भी अगर कोई विड्रॉल कर लेता है तो सरकार गिर जाती है। तो अटल बिहारी का सरकार 13 दिन बनने के बाद, 13 डेज का गवर्नमेंट बनने के बाद, नो कॉन्फिडेंस के कारण जो लोग सहयोगिता दिया था कांग्रेस, उनको हटा दिया। बोले नहीं, ये नहीं कर सकता, आप लोग हटो। तो फिर उस टाइम पे गवर्नमेंट का मैंने हालत इंडिया का बहुत खराब था। और वैसे हालत में फिर पाकिस्तान ने भी उधर 99 में वार भी छेड़ा था उसी टाइम पे। सरकार अंदर से जितना खोखला होगा, उतना बाहर से फॉरेन माने एनिमी आपके ऊपर हावी होना भी चालू हो जाएगा। तो उस टाइम पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी किसी भी कंट्री के लिए बहुत खतरनाक हालत है। और ये 90 का टाइम इंडिया में बहुत भयंकर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। फिर 98 में 13 दिन का सरकार गिरने के बाद फिर से इलेक्शन हुआ। फिर से इलेक्शन में फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर से चुना, फिर 2004 तक प्राइम मिनिस्टर रहे। और उसी टाइम पीरियड में देश को एक बहुत अच्छा प्रेसिडेंट मिला, दैट इज एपीजे अब्दुल कलाम। और उसी टाइम पीरियड में इंडिया ने रिसेंट लेवल का सबसे बड़ा जंग कारगिल वार लड़ा पाकिस्तान से। तो ये घटना बहुत, मैंने क्यों मैं बोला ना कि बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से ये सब चीजें गुजरा है। फिर 2000 की ये सिचुएशंस के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में 2006 में, इस टाइम पर बीजेपी का सरकार नहीं है, इस बार कौन है, कांग्रेस आ गया। ठीक है, मनमोहन सिंह आ गए सर। ठीक है, मनमोहन सिंह का एंट्री हो गया है। अब जैसे ही मनमोहन सिंह का एंट्री हुआ है, लेकिन मनमोहन सिंह का एक प्रॉब्लम क्या था आप लोग जानते हो, कि ये खुद से डिसीजन नहीं ले पाते थे। सोनिया गांधी जो बोलते थे उनको वही करना पड़ता था, अपना डिसीजन मेकिंग पावर इनका नहीं था। समझ रहे हो, ऐसे इज अ वेरी गुड economist, is a very good financial experts, but is not a good politician. सर आप बोलोगे सर तो फिर प्राइम मिनिस्टर क्यों बनाया गया, बिकॉज कोई सॉलिड फेस नहीं था। सोनिया गांधी प्राइम मिनिस्टर बनने से पब्लिक नाराज हो जाएंगे, बिकॉज वो एक्चुअल में फॉरेनर, शादी करके देशी बन गए, लेकिन पब्लिक सोनिया गांधी को एज ए प्राइम मिनिस्टर देखना नहीं चाहता। फिर कांग्रेस ने सोनिया गांधी को प्राइम मिनिस्टर ना चूज करके मनमोहन सिंह को बोला, बट बेसिकली इसीलिए मनमोहन सिंह को पपेट बोला जाता है, एक्चुअल में प्राइम मिनिस्टर सोनिया ही थे। जो भी हो, ये सब इतिहास थोड़ा जानी है, मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, नहीं तो फिर ये पॉलिटिकल क्लास हो जाएगा। ठीक है, मैं जस्ट आपको पॉलिटिकल पॉलिसी कैसे आती है, क्योंकि सब पॉलिसी है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स मैंने क्या, एक दूसरे को गाली देना। पॉलिसी मेकिंग, जो पॉलिसी मेकिंग का प्रोसेस होते हैं उसे पॉलिटिक्स कहते हैं। पॉलिटिक्स माने, जैसे हम लोग ना पॉलिटिक्स बहुत गंदा है, ये वर्ड गलत है ना। ये जो सेंटेंस हम लोग बोलते हैं कि पॉलिटिक्स को बाजी जी नहीं, पॉलिटिक्स इज वेरी बैड थिंग, गलत वर्ड है। बाकी लोग यूज करें, आप लोग यूज मत करें, क्योंकि ये वर्ड एकदम माने
फंडामेंटली रॉन्ग है। हम लोग जो देखते हैं वो बताते हैं, लेकिन एक्चुअल में पॉलिटिक्स वो नहीं है। एक्चुअल पॉलिटिक्स, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो बाकी लोग बोले उनको भी सुधारो, क्योंकि सुधारना जरूरी है। संविधान के 122 नंबर अमेंडमेंट में 122nd अमेंडमेंट मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ मैंने बार बार अमेंड नहीं किया गया है। जितना बार अमेंड हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो सकता है। बहुत लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बदल नहीं जा सकता, नहीं सर, बदल सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मेन बेस नहीं बदल सकता, उसको लेके कुछ कंट्रोवर्सी। कॉन्स्टिट्यूशन का एक, जैसे कि हम लोग उसको मैंने सीएस के क्लास में बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन से लेके काफी बात होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी स्पेसिफिक जो मंडे वाला क्लास होता है जूरिस्प्रूडेंस में, मेन मूल आधार चेंज नहीं हो सकता, उसको लेके काफी बात विवाद है। तो रिसेंटली कांग्रेस एक आवाज उठाया था कि बीजेपी संविधान का बेस को ही बदल देगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बना देगा, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट होता है। नहीं बनेगा हिंदू राष्ट्र, ये कांग्रेस फिर से लोगों को भड़का रहा है, ठीक है, कि ऐसा कर देगा। ठीक है, इंडिया सही दिशा में है यार, ठीक है, इसको हिंदू राष्ट्र बनाने का जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान हिंदुस्तान रहेगा। अब हिंदू राष्ट्र बोलने से भी रहेगा, ना बोलने से भी रहेगा। सही है ये नहीं? तो तो नॉर्मल बात है, इसमें आपको अलग से बोलने का तरीका, अलग से बोलने से बाकी लोगों को खराब लगेगा, जो वो लोगों को डर लगा कि फिर हम लोगों को बांग्लादेश की तरह ना किया जाए। नहीं होगा। अगर करना होता ना, तो इतना प्यार से इतना सालों तक बाकी लोगों को बसने नहीं देते हम लोग। ठीक है, ये बात आप लोग दिल में बिठा लो। और अगर ऐसा ही होता तो फिर 47 में जब देश अलग हुआ था, उसी टाइम पे भारत के लोग, लीडर्स लोग बोल देते कि भाई बाकी सभी जाति के लोग अगर दूसरा धर्म पालन करेगा तो वो देश छोड़ के चले जाओ, क्योंकि धर्म के आधार पे देश अलग हुआ था। लेकिन हिंदुस्तान ने क्या बोला था कि जिसको धर्म के आधार पे अलग होना है वो अलग हो, और जो देश में रहना चाहते हैं वो रहे। इसी कॉन्सेप्ट को सेकुलरिज्म का नाम दिया गया। तो 122 नंबर अमेंडमेंट में लोकसभा में, आपको अभी बोला दो हाउस है, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा को लोअर हाउस बोलते हैं। अच्छा, लोअर माने कम और अपर माने ज्यादा, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोअर हाउस माने कमजोर होगा, अपर हाउस माने हाई फाई होगा। इट्स नॉट लाइक दैट। लोकसभा, जैसे कि हम लोग जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, एक्चुअली ये लोकसभा का मेंबर हम लोग चुन के भेजते हैं, और राज्यसभा का मेंबर के पावर वो उनके थ्रू से राज्य का मेंबर चूज होते हैं। ठीक है, लोकसभा के मेंबर के थ्रू से राज्यसभा का मेंबर चूज होते हैं, तो इसलिए राज्यसभा को अपर हाउस कहा जाता है। ठीक है, और लोकसभा में हम लोग जिनको वोट देके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना के भेजते हैं उसे लोकसभा के लोकसभा इंपॉर्टेंट है सर एक्चुअली। लोकसभा जिसका, सरकार उसका। राज्यसभा में आपका मेजोरिटी हो ना हो बाद में, बट लोकसभा इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो 2006 से फिर 2014 में 122 नंबर बिल आया। 2006 में क्या हुआ था? अनाउंसमेंट बाय यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग बजट ऑफ 2006 से दैट जीएसटी वुड बी इंट्रोड्यूस्ड फ्रॉम 1 अप्रैल। अच्छा, मैं बोला ना अभी पी चिदम्बरम बोला था, ये पी चिदम्बरम का फाइनेंस मिनिस्ट्री है। मनमोहन सिंह ने गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर संभाल रहा था, और पी चिदम्बरम उस टाइम पे देश का फाइनेंस मिनिस्टर थे। उन्होंने बोला था कि 1 अप्रैल 2006 से ही जीएसटी लागू हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। फिर 2014 में अमेंडमेंट आया, फिर 2016 द कॉन्स्टिट्यूशन के 101st अमेंडमेंट एक्ट वाज इनैक्टेड। इनैक्टेड माने लागू हुआ। फिर 2016 में एक्ट पास हुआ, 16 में 2000 से लेकर 2016 लग गया एक्ट पास होने में। फिर 2017 में जीएसटी काउंसिल का रूल्स रिकमेंडेशंस। जीएसटी काउंसिल बने, सभी स्टेट्स के फाइनेंस मिनिस्टर को मिला के काउंसिल बनाया गया। एक्चुअली ये आपके मन में क्वेश्चन ये जरूर उठ सकता है, सर इतना देरी क्यों हो रहा? स्टेट वर्सेस सेंटर का लड़ाई, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंटर का लड़ाई। ये लड़ाई का मेन कारण है स्टेट के साथ प्रॉब्लम। अच्छा, ऐसा नहीं कि बीजेपी रोक रहा था, ऐसा भी नहीं कि कांग्रेस रोक रहा था। दिखाने के लिए तो बहुत कुछ मीडिया दिखाते हैं कि जब बीजेपी रहेगा कांग्रेस बनने नहीं दे रहा है, जब कांग्रेस रहेगा तो बीजेपी बनने नहीं दे रहा है। सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट तो दिखता है, बट एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेट के साथ। क्योंकि पहले ना जीएसटी ओरिजिन बेस्ड था, अभी जैसे डेस्टिनेशन बेस्ड है, पहले ओरिजिन बेस्ड था। जो स्टेट सप्लाई करता था उसको जीएसटी मिलता था, और करंट जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड हो गया, जहां प्रोडक्ट सप्लाई होता है उसे जीएसटी मिलता है। अब ऐसे हालत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टेट गवर्नमेंट को हो रहा था
कि क्योंकि डेस्टिनेशन बेस में खरीदने वाले स्टेट्स बहुत हो जाएंगे, बेचने वाले स्टेट्स कम ही होंगे, बिकॉज हमारे देश में टॉप लेवल जो स्टेट्स है जिसका मैन्युफैक्चरिंग काफी हाई है, इसमें मानो महाराष्ट्र, इंडिया का सबसे रिच स्टेट्स, भारत का सबसे रिच स्टेट कौन है, किसका जीडीपी सबसे हाई है, महाराष्ट्र। ठीक है, तो यूपी रिच, मैंने जीडीपी वाइज यूपी भी काफी रिच है। हाँ, पर हेड इनकम में थोड़ा प्रॉब्लम है, डिस्ट्रीब्यूशन इश्यूज है, सामाजिक प्रॉब्लम है, बट यूपी इज ऑल्सो वेरी हाई जीडीपी क्रिएटेड स्टेट्स। तमिलनाडु, कर्नाटका, तमिलनाडु, कर्नाटका, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड इसके पास आसपास में अगर कोई आता है तो दैट इज वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये टॉप 6-7 स्टेट्स है। इसमें बंगाल का प्रॉब्लम था बट उतना नहीं, ज्यादा प्रॉब्लम कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु इन लोगों को था। डेस्टिनेशन बेस्ड होने के कारण अब ये लोगों के पास चीजें बाहर से कम ही आएगा, ये लोग ही लोगों को ज्यादा देगा, तो इनका रेवेन्यू लॉस नहीं हो जाएगा, जीएसटी कलेक्शन कम नहीं हो जाएगा। तो इनको कॉम्पेंसेट करना है। मैं आगे पढ़ाऊंगा, एक पॉइंट आएगा, जीएसटी कॉम्पेंसेशन सेस के नाम पे सरकार आज भी चलाते हैं। तो ये स्टेट मान नहीं रहा कि हमारा जो लॉस होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को उसका सब्सटीट्यूट देना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा है? जैसे मानो कि झारखंड, झारखंड इंडिया का वन ऑफ दी पूरेस्ट स्टेट के अंदर आता है। ठीक है, तो झारखंड कंजम्पशन ही करेगा, ये भी एक गलत बात है, मैंने होना नहीं चाहिए। भारत के नेचुरल रिसोर्सेज का हब है झारखंड, लेकिन गरीबी में वो यूटिलाइज नहीं कर पाते क्योंकि बाहर का लीडर लोग आके चलाते हैं, उनका लोकल लोग उनको नहीं समझते। ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट है और वो लोग मूर्ख रह गया, और उनको मूर्ख बनाने के लिए कितना सारा एनजीओ संगठन है, और मूर्ख रहेगा तो और अच्छा रहेगा, एडुकेटेड बन जाएगा तो दिक्कत है। छोड़ो सर, फिर से कंट्रोवर्सी हो जाएगा। नो, पॉइंट इज कि झारखंड या कोई भी स्टेट, मैं जब झारखंड का जस्ट नाम यूज कर रहा हूँ, ऐसे और भी स्टेट्स है, ये लोग क्या करेगा, कंजम्पशन करेगा, तो इनके स्टेट में प्रोडक्ट आएगा, तो एज पर डेस्टिनेशन कॉन्सेप्ट तो झारखंड गवर्नमेंट को ही जीएसटी मिलेगा। लेकिन वैट सिस्टम में ऐसा नहीं था, जो ओरिजिन स्टेट है उसी को मिलता था। तो स्टेट गवर्नमेंट को कोई श्योरिटी नहीं मिल रहा था कि हमें कितना कॉम्पेंसेट किया जाएगा, जो हमारा लॉस होगा उसका क्या। कोई भी नया चीज इंप्लीमेंट करना इसीलिए मुश्किल हो जाते हैं क्योंकि किसी को कुछ बात समझ में आता ही नहीं है कि आगे क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। आप बोल के सर फ्रांस ने कैसे इंप्लीमेंट कर दिया, अरे भाई फ्रांस एक छोटा सा कंट्री है, हमारा देश तो बड़ा सा है, ऊपर से हर एक स्टेट का भी अपना अपना पावर है। भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के पास मैक्सिमम पावर है, लेकिन स्टेट को भी पावर दिया गया है। ऊपर से पॉलिटिकल सिस्टम भी कितना कॉम्प्लेक्स है, देखो ना, जिस जो मर्जी पार्टी बना सकता है। आप चाहते हो पार्टी बनाओगे, बनाओ, 50-100 लोगों का एक संगठन बनाओ, फिर इलेक्शन कमीशन को जमा करो, ऑब्जेक्टिव दो, एक सिंबल बनाओ, झाड़ू पोछा जो भी है, आपका भी पार्टी बन जाएगा। फिर आप भी खेल खेल सकते हो, बस आपके अंदर लीडरशिप होना चाहिए, पब्लिक लोकल में आपका एक सोशल फॉलोइंग होना चाहिए। कुछ नहीं, झाड़ू पोछा लेके निकल जा, साफ सफाई कर, यूथ को कनेक्ट कर। आप भी तो झाड़ू बना के ही आया था। सोशल इन्फ्लुएंसिंग अगर है, 100-200 लोग जुगाड़ कर सकते हो कोई मीटिंग वगैरह में, फिर इलेक्शन कमीशन को दो, और किसी लोकल किसी पर्टिकुलर एरिया से अगर एक सीट भी जीत जाते हो, वो एक सीट से ही तुम खेल खेल सकते हो। जैसे जैसे मान की जब बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर का लड़ाई होता है, अब ऐसे हालत में इस तरह के जो नॉर्मल छोटे छोटे होते हैं, ये लोग निर्दल होते हैं, इंडिपेंडेंट पार्टी होते हैं। इंडिपेंडेंट माने हम ना तो बीजेपी के ना तो कांग्रेस के, लेकिन बाद में जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं तब ये लोग एक्चुअली अपना पार्टी बदल देते हैं। बेसिकली तब बीजेपी का पावर रहेगा तो बीजेपी उसको खरीद लेगा, ये करोड़ों में बिक जाएगा। सपोर्ट कर लो बस, 1-2 करोड़ दे दो, कर देते हैं सपोर्ट, जीता है ना हम। पॉलिटिक्स बहुत भयंकर चीज है। बोला ना, सोशल इन्फ्लुएंसिंग अगर आपके अंदर है, लोकल एकदम रूट लेवल से लेके माफिया तक सबको अगर आप अपने पॉकेट में रख सकते हो, ठीक है, तो फिर आप जरूर कर सकते हो। हमें तो कभी कभी लगता है हम कर सकते हैं, लेकिन माफिया को हैंडल नहीं कर सकते।
ठीक है, मुझे कभी कभी लगता है मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिर पता चलता है सर जो मुझे दिख रहा है सिर्फ वो नहीं है, और भी बहुत कुछ है। ठीक है, ये जब दालेबाजी करता हूँ तो मैम को कभी कभी बोलता हूँ मैं भी जाऊंगा, मैं भी जीत जाऊंगा। मैम बोलते हैं देखेंगे कि तू कैसे माफिया कंट्रोल करेगा, तेरे को माफिया ऊपर से उठाएगा नीचे फेंकेगा, हाँ कंट्रोल करेगा। समझ में आ रहा है सर? देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, चलो आगे बढ़िए। तो जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स दी ऑल द रूल्स। 2017 में अप्रैल आ गया, देखो कितना चीजें आया। अच्छा मैं बोलते बोलते इधर दिखा दिया, देखो सीजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी एंड कॉम्पेंसेशन सेल्स एक्ट पास्ट। ये सब तो पास हो गया था कि कितना तरह का जीएसटी होगा, ये पास हो गया था। मैंने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी माने यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड आईजीएसटी, ये पास हो गया था। अब एसजीएसटी भी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन वही एसजीएसटी क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि कॉम्पेंसेशन सेल्स का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। कॉम्पेंसेशन सेल्स क्या है? जो मेन बड़ा बड़ा स्टेट्स है जिनका रेवेन्यू लॉस हो रहा है क्योंकि वो दूसरे स्टेट से कम खरीदते हैं। तो क्योंकि जीएसटी डेस्टिनेशन बेस्ड है, प्रोडक्ट जहां जाता है वहां जीएसटी कलेक्शन होता है। तो तमिलनाडु, कर्नाटका या जो भी बड़ा स्टेट है जिसका प्रोडक्शन अच्छा है, जो दूसरे से खरीदते कम है दूसरे को बेचता ज्यादा है, उसका लॉस नहीं हो रहा है। तो उसका लॉस भरपाई करने का जो प्रोसेस है, इसे कॉम्पेंसेशन सेस कहते हैं। ये कॉम्पेंसेट कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करते हैं। कहां से करते हैं? गुटखा बेच के। पान मसाला, पान बहार, जुबा केसरी, विमल, रजनीगंधा, इसे सीन टैक्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? सीन टैक्स। सिगरेट में बड़ा बड़ा करके लिखा रखता है, सिगरेट कॉजेज कैंसर। सिनेमा हॉल में भी बड़ा बड़ा करके आता है अक्षय कुमार एकदम, क्या बॉस क्या धुआं उड़ा रहा है ऐसा करके। हाँ हाँ। लेकिन तुम एक चीज बता, धुआं उड़ा रहे कि इसका ऐड ही देने का क्या जरूरत? तुम दुनिया भर में सिगरेट ही हटा दो ना। ये सरकार का दोगलापन नहीं है? हाँ तो बढ़ाना ही इस टैक्स के कारण ही तो बढ़ रहा है। सीन टैक्स लगा रहे हैं और कुछ नहीं, ताकि सरकार कॉम्पेंसेट कर सके। टैक्स बढ़ा पर कौन सा लोग सिगरेट पीना कम कर दिया? सरकार को पता है बंद नहीं होगा। एक सिगरेट का दाम अगर 50 टका भी हो जाए ना, तो भी लोग खरीदेगा। ये एक अलग ही लेवल का साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट इसको चाहे तो बैन कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम है कि इंडियन गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है कि फिर ये सरकार का इतना सारा जो कॉम्पेंसेशन है कहाँ से भरेगा? तो इसलिए गुटखा, पान मसाला, सिगरेट ही इनका मेन पॉइंट बना। इसलिए हम लोग बड़ा बड़ा बात तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग फाइनेंशियली इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में हैं कि बड़ा बात करके भी हमें मुकरना पड़ता है। हम देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, देखना मोदी जी भाषण में बोलते हैं, ठीक है, कि भारत पुराने एकदम नालंदा बनेगा, तक्षशिला बनेगा। जब चाइनीज लोग भी हमारे देश में पढ़ने आता था। लेकिन ये बोलना एक चीज है, अब इसको रियल लाइफ में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बलिदान देना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी आजकल ना वो बलिदान के लिए रेडी नहीं है। उसका मानना है कि भाई पैसा दो, सरकार देख रहे हैं भाई दो, देने के लिए सरकार जो मर्जी वो करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? फिर आया 2017 का वाला मार्च वाला सिचुएशंस। अच्छा 2017 के 30 जून में पूरे भारत में तो जीएसटी लागू हुआ, ये भी एक लड़ाई है। कश्मीर में लागू नहीं कर पाए, ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। एसजीएसटी एक्ट, देखो समझ रहे हैं? अप्रैल में सीजीएसटी आया, आईजीएसटी आया, यूटीजीएसटी आया। मैं लास्ट दिन ही पढ़ा रहा था ना आप लोगों को कि जीएसटी नॉर्मली जब सेम स्टेट के अंदर चले, जब एक स्टेट के अंदर, मैंने बेसिकली दो कॉन्सेप्ट होते हैं, इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। इंट्रा माने एक ही स्टेट के अंदर, और इंटर माने अलग अलग स्टेट। से फॉर एग्जाम्पल, लड़ाई बहुत लड़ना पड़ता है सर, देखने में लगता है एक लॉ है, आप लोग लॉ के पीछे का लड़ाई नहीं देखते हो। ऐसे वो सक्सेसफुल इंसान का
पैसा सब देखते हैं, तो सक्सेसफुल इंसान के पीछे का स्ट्रगल कोई नहीं देखता। जब वो सूट ब्लेजर और बड़ा गाड़ी से उतरते हैं तब लगता है कि भाई क्या काम करके आया है, लेकिन सूट ब्लेजर से पहले कभी उसका लुंगी भी नहीं था, वो तो किसी ने देखा ही नहीं। क्या समझे आप वैसे? ज्यादा समझने का जरूरत नहीं है। देख, ये वेस्ट बंगाल है, हम यहाँ पर कोलकाता में बैठे हैं। ये हमारा नॉर्थ बंगाल है, इधर सिलीगुड़ी नाम का एक जगह है। तो जब एक ही स्टेट के अंदर प्रोडक्ट ट्रांसफर होगा तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रा। जब भी इंट्रा स्टेट में, इवन चलो दूसरे स्टेट में चले जाओ, जैसे मानो ये मुंबई है और ये नागपुर है, अलग स्टेट है क्या? दूरी देख के घबरा मत जाना सर। महाराष्ट्र इंडिया का बहुत बड़ा स्टेट है। नागपुर देश के बीच में आते हैं तो मुंबई देश के एंड पे आते हैं, लेकिन दोनों सेम स्टेट के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने नया एग्जाम्पल लिया। ठीक है, तो जब मुंबई से भी नागपुर प्रोडक्ट जा रहा है ना, दोनों महाराष्ट्र के अंदर ही हो रहा है। ऐसे केसेस में कौन सा जीएसटी लगता है? सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर किसी प्रोडक्ट में 18% जीएसटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट माने दिल्ली पार्टी 9% कलेक्ट करेगा, और मुंबई पार्टी माने महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो सीएम है वो 9% कलेक्ट करेगा। 18% 9 में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। सेम टू सेम बंगाल में भी हो सकता है, लेकिन जब यही बात थोड़ा सा नागपुर क्रॉस करके छत्तीसगढ़ में आ जाएगा, रायपुर में आ जाएगा, तो फिर ये सीजीएसटी एसजीएसटी से काम नहीं चलेगा। तब आपको आईजीएसटी से सेटलमेंट करना पड़ेगा, बिकॉज वो स्टेट बदल जाता है तब उस पर हाँ हाँ क्या है, बाप रे बाप, कुछ है क्या? केचुआ है, एक सेकंड सर रुको। वो बिच्छू है, केचुआ है। बीच में मतलब क्या है? बीच में स्कॉर्पियो जो दोनों हाँ, अरे नाम नहीं है ऐसा ऐसा था पैन इन पीस है। तुम लोग बस नजर रखो, मैं देखता हूँ। जरूरी हाँ ये एक छोटा सा हाँ ये भी एक अरे बीच में स्कॉर्पियो बाप रे अरे भाई तो थोड़ा ठीक है क्या मोचा है पर एक के बाद नहीं पड़ा। ना 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 अनेक साल का है। अनेक सर अच्छा हमारा सॉल्यूशन है सर हमारा सॉल्यूशन है सर इट क्लिक हो गया सर थोड़े आगे चलो सर तुम्हारे क्या है? सर नहीं हुआ है सर नहीं हुआ है ये हमारे खुद मैं बहुत सारी ऑप्शन भी है सर अच्छा पोस्ट किया था मैंने उनका फेस बेसिक था हाँ इसके दिन था बेसिक ये मैं जो करता था हम लोग ने क्या सर पोस्ट मैंने देखा था मैं अपने देखी ग्लोबल तेज नहीं है तेज तेज मैं तेज आ तुम अपने सेल्फ स्टडी मैं ऑनलाइन ऑनलाइन हो। पैर उठा के ही बैठो। ऐसा रैपिड क्वेश्चन सर कि जो ऐसे तो ऐसे में बीच में तो ये केचुआ नहीं है, ऐसे टाइप ऑफ बिच्छू। मैं सॉरी एक तरह का नेक्स्ट नॉट स्कॉर्पियो, इट्स उसी टाइप का ही एक चीज है, इसे बिच्छू ही कहा जाता है। ये भी काटता है। इसका एक लाल कलर का, इसका एक लाल कलर का होता है, इसका एक ब्लैक कलर का होता है। लाल वाला ज्यादा डेंजर है। काटने को हम्म, काम है कुछ नहीं, जहर होता है इन पे, ठीक है, काटेगा तो दर्द करेगा थोड़ा, फिर उसमें कभी कभी फीवर भी आ सकता है, मरेगा नहीं।
ये हर घर में होता है, ये बहुत ही कॉमन। नहीं, पॉइजनस, इट्स पॉइजनस, पॉइजनस बट इट्स नॉट वेरी डेंजरस। इतना घबराने का। और तू जो बोल रहे जिसके पीछे वो डंक होता है, जो नीन आवाज करता है, वो तो बहुत डेंजर है। नहीं नहीं, इधर भी आता है। हाँ, इधर मैंने ईसर इधर नहीं देखा मैंने, बट आसपास में मिल जाएगा। अभी तो बहुत ज्यादा सिटी स्प्रेड हो गया, अभी दिखेगा नहीं। मेरे गांव साइड में दिखता है आज। राजस्थान में मिलता है, कौन बोला है? ऐसे भी मिलता है, मैम के घर जाने से मिल जाएगा। मैम लोगों के घर में जंगल है ना, मिल जाएगा। ए चलो, हम लोग अभी अभी जंगल सफारी कंप्लीट किए। ये लोग कैमरा ऑन था, शायद देख भी लिया होगा। वो झाड़ू लेते हैं। अच्छा ठीक है, उसको एडिट करना है, इसको एडिट करना पड़ेगा। यही सब चीज का व्यू आता है सर विद झाड़ू। क्लास चलते चलते ऑपरेशन बिछुआ। ए चल। अच्छा, ये सब कोई कनेक्टेड है कि नहीं है? यस सर। ओके सर, ठीक है। तो श्रीजी तुझा कोचिस अरे यार आपने कुछ पॉइजनस क्यों किए हो? हे 800 ला देख ले ना पूरी। राष्ट्रवादी की पॉइजन वीजा है। अरे नीचे नीचे की बोल से हम पास में मतलब अन्य को हमने जो पढ़ा वो तो ही बोल रहे हैं उसका पैर छोटा है। चल, हो गया, बहुत मस्त मजाक कर लेते। अच्छा देख, तो फिर जीएसटी जब आया अश्वेता, हो गया 30 जून 2017 में, ये सारे भारत में लागू हो गया पूरा, सिर्फ कश्मीर पे लागू नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे कश्मीर का 370 लागू था ना, इसलिए। ठीक है, लेकिन बाद में 370 लागू हटाने से पहले ही कश्मीर में भी लागू कर दिया गया। कश्मीर में लागू हुआ 8 जुलाई 2017 में। SGST Act passed by Jammu Kashmir CGST IGST ordinance and promulgated to extend GST to जम्मू कश्मीर also। ठीक है, 2017 में जम्मू कश्मीर भी लागू कर दिया। पहले बहुत सारा रूल्स हमारे देश में था जो कश्मीर में लागू लिमिटेड तौर पे होता था, या कभी कभी कोई कोई लॉ तो लागू होता ही नहीं था। बट वो दिन चला गया सर कि कश्मीर के लिए अलग लॉ, और 370 हटने के बाद तो बिल्कुल ही खत्म हो गया, जो 2019 में करंट बीजेपी गवर्नमेंट ने कंप्लीटली हटा दिया। नो स्पेशल स्टेटस, एक देश में रहना है, सबको एक बन के रहना है। एक देश के अंदर अलग अलग सिस्टम बना के देश अंदर से खोखला होता है, फिर चीनी पाकिस्तानी लोगों को मजा आ जाता है ना। जैसे पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है, जानते हो? पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है। इस्लामाबाद पूरा सिटी एकदम, वो इमरान खान का जो समर्थक है, इमरान खान को जेल में रखा है ना, इमरान खान का सारा समर्थक पूरा इस्लामाबाद शहर घेर लिया। पाकिस्तान में फिर से मैंने इम्बैलेंस हो गया है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ गया। श्रीलंकन प्लेयर लोग खेलने गया था, वापस आ गए। भारत पहले ही चिल्ला रहा था कि हम नहीं जाएंगे। अरे वही तो प्रॉब्लम। अच्छा, तो इस तरह से 1 जुलाई 2017 को इतना सारा मेहनत करने के बाद जीएसटी हुआ लॉन्च। 8 जुलाई में कश्मीर पे भी लागू हुआ, जर्नी कंटिन्यूस। ठीक है, ये है जेनेसिस ऑफ जीएसटी, या फिर आप बोल सकते हो कि जीएसटी का पूरा जर्नी। ठीक है, कि किस तरह से जीएसटी को मेहनत करते करते आना पड़ा। अब आप बोलोगे सर ये जीएसटी के पीछे इतना मेहनत करने का क्या जरूरत क्या था? इसके लिए मुझे आपको एक फाइनेंशियल कैलकुलेशंस दिखाना पड़ेगा और रियल लाइफ सिचुएशन दिखाना पड़ेगा, तब जाके आपको पता चलेगा कि आखिर जीएसटी के पीछे इतना मेहनत क्यों। हो सकता है तो जरूर फटाफट मेरे बात सुनते सुनते आप लोग उसका कैलकुलेशंस भी कॉपी भी कर सकते हो। वो तो ही तो करता है, मैं देखता हूँ, बाकी लोगों का पता नहीं। अच्छा देख, ये नोट्स में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। यहाँ पर मैं इसको ग्राफिकली भी प्रेजेंट करके रखा,
सो आप लोगों को पढ़ने के टाइम पे भी काफी सुविधा हो। इसमें इतिहास जो भी मैं अभी पढ़ रहा था ना आपके साथ, ये देखो वैट रेसिस्टेंट, प्रीवियस टैक्स स्ट्रक्चर, सब कुछ देके रखा है, ठीक है। तो मैं जस्ट आपको एक बार इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करता हूँ। करंट टैक्स सिस्टम माने पुराना टैक्स सिस्टम, और जीएसटी सिस्टम माने करंट माने एक्चुअली बताने की कोशिश कर रहा है कि जो 2017 से पहले था, माने करंट माने आज का करंट नहीं। जब 2017 में ये सिस्टम हुआ था उस टाइम पे ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया, ऐसा माना जा रहा है कि करंट सिस्टम क्या था और जीएसटी आने में क्या सुविधा या असुविधा जो भी देखा जाएगा, माने क्या चेंजेस क्या है, ठीक है, डिविएशंस कितना है, दिख रहा है ना। मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री में प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेगा, मान कि एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहा था 1000 टका में, ये बिफोर, ये करंट को भूल जाओ आप, अब ऐसे मानो कि दिस इज अ बिफोर 2017 फर्स्ट ऑफ जुलाई, ठीक है, 2017 के 1 जुलाई से पहले वाला सिचुएशन। मैन्युफैक्चरर अगर एक प्रोडक्ट कॉस्ट बना रहा था, बनाने का खर्चा अगर 1000 टका था, उस पर वैट लगता था 10%, ठीक है। वैट का अलग अलग रेट भी होता था, 5% वैट भी होता था, 10% वैट भी होता था, 14% वैट होता था, ठीक है। वैट का भी अलग अलग रेट होता था। यहाँ पर 10% एक स्टैंडर्ड यूज किया गया है। तो 1000 के चीज पे 10% वैट माने सेल प्राइस कितना बनेगा, 1100। अब होलसेलर इसको खरीदेगा कितने दाम पे, 1100 में, मैंने विथ टैक्स। फिर 1100 में खरीदने के बाद फिर इस पे वैल्यू एडिशन करेगा, कितने का वैल्यू एडिशन किया, से फॉर एग्जांपल 900। ये कुछ भी हो सकता है, भाई वैल्यू एडिशन का कोई रूल थोड़ी है कि मैं अपने प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट लगाऊंगा, ये तो सब्जेक्टिवली डिसाइड होता है ना सर। जैसे मैं मेरा कोचिंग सर्विस कितने में दूंगा, इसका कोई स्टैंडर्ड मार्केट प्रैक्टिस थोड़ी है। किसी को कम लग सकता है, किसी को ज्यादा लग सकता है। तो ये प्राइवेट प्रैक्टिस में तो कुछ भी नहीं है। कुछ सरकारी प्रोडक्ट में एक सिस्टम होता है कि आप रूल बना के वो बेचते हैं, वो अलग बात है। बट वैल्यू एडिशन क्या हो गया, 900। अब देख इसमें सीएसटी लग रहा है, क्या लग रहा है, सीएसटी। सीएसटी मैंने सेंट्रल सेल्स टैक्स। सीएसटी नॉर्मली तब लगता था जब कोई स्टेट बदल के खरीद के लेके आता, ठीक है। अगर सेम स्टेट में होता तो वैट ही लगेगा, बट जब स्टेट बदल जाएगा तो सीएसटी। तो यहाँ पर सीएसटी का रेट क्या दिया गया है, 12%। जैसे सीएसटी 2% का भी होता था, 4% का भी होता था। तो होलसेलर ने सीएसटी का परसेंटेज, हाँ डिफरेंट रहता था। सबसे पॉपुलर था 2%, 2% एज वेल एज किसी किसी केस में 4%। हम लोग पढ़ते थे उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हम लोग 2 या 4 ऐसे ही ज्यादा यूज करते थे। लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं 12%। तो 1100 पे 900 लगा तो कितना हुआ, 1200। फिर 1200 पे 12%, तो सेलिंग प्राइस बन जाएगा आपका 2240। अब यही चीज किसके पास आएगा, रिटेलर के पास। रिटेलर बाई कर रहा है 2240 टका। फिर इस पे रिटेलर अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है, से फॉर एग्जांपल 448। इस पे वैट लगा रहा है रिटेलर 15%। रिटेलर वैट लगा रहा है 15% पे, और प्रोडक्ट का दाम हो रहा है 3091, और ये 3091 अल्टीमेटली कस्टमर के घर तक पहुंच रहा है, ठीक है। 1000 का चीज कस्टमर के घर पहुंचते पहुंचते कितना हुआ, 3090। ये तो होता ही है। थोड़ा बहुत डिफरेंस क्या जीएसटी में आया वो आपको मैं दिखाता हूँ। अब इस पूरे जर्नी में मैन्युफैक्चरर सेल्स दी बकेट टू ए होलसेलर लोकेटेड स्टेट 1000, ये जो भी चीजें बोला उसको बोला गया। अच्छा मैं 1100 पे 900 ऐड किया, मैं कितना बोला, 1200 बोला, गलत बोला ना, 2000 ना। आप लोगों ने कुछ बोला नहीं। 1100 पे 900 ऐड करने से 2000 आता है ना। फिर मैं 1200 बोला, आप लोग बोला हाँ हाँ, तो 2000। सो पॉइंट इज, तो अब हम लोग यहाँ पर जीएसटी की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है। हम लोग पूरा चीज पुराने सिस्टम में ही बात कर रहे हैं। अब सेम चीज अगर जीएसटी कॉन्सेप्ट में होता तो क्या फर्क पड़ता, मैंने जो जब जीएसटी आया करंट सिस्टम, 1000 का प्रोडक्ट 10% का जीएसटी, से फॉर एग्जांपल। अब सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, जीएसटी में क्या हो गया, 10% का सीजीएसटी एसजीएसटी।
तो 10,000 का चीज में 10% माने सेलिंग प्राइस कितना हो? 1100 सर, ये तो वैट में भी था। अब होलसेलर इसको बाय करेगा 1100 में, वैल्यू ऐड करेगा 900 का, तो कितना हो गया 2000। 2000 के ऊपर 10% का आईजीएसटी, अलग रेट नहीं है, सेम रेट लगेगा। वैट सीएसटी अलग होता था, बट ये अलग नहीं होता है। वैट रेट सीएसटी रेट में कोई कॉमन से मैंने कॉमनिटी नहीं था, बट इसमें कॉमनिटी कि अगर प्रोडक्ट में 18% है तो सीएसटी आईजीएसटी में भी 18% लगता है और सीजीएसटी एसजीएसटी में भी 18% लगता है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 2200। इसी रेट में रिटेलर 2200 का चीज खरीदेगा, वैल्यू एडिशन 440 टका किया, जीएसटी इसमें कितना है 10%। 10% में सेलिंग प्राइस कितना बना 2904, कस्टमर के लिए प्राइस क्या बना 2904। तो पहले वाला सिस्टम में प्राइस कितना पड़ा था 3091, इस केस में प्राइस पड़ गया 2904। तो जीएसटी सिस्टम में एक्चुअल में अगर देखा जाए तो प्राइस थोड़ा कम हो रहा है। और एक सबसे बड़ा जो चीज हो रहा है कि रेट में एक स्टैंडर्डाइजेशन है ना, पूरे देश के लिए रेट में मैन्युफैक्चरर से होलसेलर, होलसेलर से रिटेलर और रिटेलर से कस्टमर तक जो रेट ऑफ जीएसटी जा रहा है, इसमें तुमको एक क्या दिख रहा है, एक स्टैंडर्डाइजेशन दिख रहा है। ठीक है, कि एक स्टैंडर्ड रेट का पता चल रहा है। इतना समझ गया है? इतना समझे कि नहीं समझे? अब तुम एक चीज और देखो, थ्री 3091 का सिस्टम आपको प्रीवियसली पता चल गया है। अच्छा, इसमें और एक प्रॉब्लम जो होता था, हम लोग यहाँ पर जब पुराना सिस्टम चेक कर रहे थे उसमें हम लोगों ने जो वैट चूज किया था, वैट रेट इन वन स्टेट 10%, वाइल वैट रेट इन डिफरेंट स्टेट भी अलग होता था। यानी ये और एक प्रॉब्लम, से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल का वैट रेट एक होता था, तेलंगाना का वैट रेट अलग होता था। कोई प्रोडक्ट में अगर वेस्ट बंगाल 5% वैट लगाता था तो शायद तेलंगाना 6% लगा रहा है सेम प्रोडक्ट पे। कोई स्टेट हो सकता है 4% वैट लगा रहा है सेम प्रोडक्ट पे। ठीक है, ये सिस्टम आज भी देखने को मिलता है किस पे, दारू में और पेट्रोल में। इसीलिए दिल्ली का पेट्रोल का रेट चेक करो, कोलकाता का पेट्रोल का रेट चेक करो, चेन्नई का पेट्रोल का रेट चेक करो, देखो सबका अलग अलग रेट मिलेगा। क्यों? क्योंकि सबका हैट रेट अलग है। पेट्रोल डीजल पे आज भी जीएसटी नहीं है, ये सब में आज भी वैट लगता है। अल्कोहल का रेट भी हर स्टेट में अलग होते हैं। समझ में आ रहा है? तो वैट रेट भी अलग है। दिस इज बिकॉज अंडर द प्री जीएसटी सिस्टम द वैट रेट्स आर डिफरेंट अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स। सो इन द अबव एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा, जो पुराने सिस्टम चल रहा था, we can see that at every stage of the process the application of tax is non uniform. टैक्स का एप्लीकेशन क्या है? नॉन यूनिफॉर्म, माने एक नहीं है। The tax rate and types are different each time and getting ITC is difficult or impossible because the different taxes are governed by different authority. अलग अलग टैक्स रेट अलग अलग अथॉरिटी कर रहा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल का अथॉरिटी अलग, हैदराबाद का अलग, महाराष्ट्र का अलग, अरुणाचल का अलग, मणिपुर का अलग, सबका अलग अलग अथॉरिटी है। अब इतना अथॉरिटी अगर अलग अलग काम करेगा तो कौन किसके साथ मार्च करके काम करेगा? तो बहुत डिफिकल्ट, आईटीसी कॉन्सेप्ट आप सोच भी नहीं सकते, इतना डिफिकल्ट था। सिर्फ एक ही स्टेट के अंदर अगर बिजनेस चल रहा है आईटीसी क्लेम हो सकता है। मैंने सिर्फ ममता दीदी के साथ मैं बिजनेस करता हूँ, मेरा किसी बाहर का सिस्टम नहीं है, तो फिर मैं यहाँ पर आईटीसी क्लेम कर सकता हूँ। आईटीसी का कॉन्सेप्ट क्या है? 1000 के प्रोडक्ट में अगर मैं इसी सिंपल चीज में बताऊं, जैसे मानो कि मैं होलसेलर हूं, ठीक है, अब तुम इसको भैट ही समझो, ठीक है, इसको भैट ही समझते हैं। मानो ये 10% है, इसको मैंने चेंज किया, 1100 के प्रोडक्ट में 900 का वैल्यू एडिशन करके 2000 का प्रोडक्ट बना, उसका 10% कितना होता है 200। तो जब मैं कोई प्रोडक्ट बाई कर रहा हूं तो मैं कितने का टैक्स दे रहा हूँ? 200 का वैट दे रहा हूँ। अब यही चीज मैं जब किसी को बेच रहा हूँ, मेरा प्रोडक्ट का प्राइस हो रहा है 2200। अब जब कोई मेरे से खरीद रहा है वो कितने में खरीद रहा है? 2200 में खरीद रहा है। फिर वो अपना वैल्यू एडिशन कर रहा है, फिर उसमें मान की वो 10% का वैट लगा रहा है। लेकिन ये दोनों घटना अगर सेम स्टेट के अंदर होता है,
से फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल के अंदर, तो अगर मैं 2000 का प्रोडक्ट में 10% का भैट देके 200 टका भैट देके खरीदा, और फिर जब मैंने सेल किया तो 2200 के प्रोडक्ट पे मान के मैं 400 टका प्रॉफिट ऐड किया, तो 2600 का प्रोडक्ट हुआ। फिर उस पे मैंने 10% का भैट लगा के कस्टमर को सेल किया, तो 2600 का 10% कितना होता है? 260। ठीक है, अब सरकार को मैं पहले ऑलरेडी 200 टका भैट दे चुका हूं, अब गवर्नमेंट मेरे को 260 टका भैट मांग रहा है। कौन सा गवर्नमेंट? अगर मैं वेस्ट बंगाल के अंदर हूं तो ममता दीदी। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट मेरे को क्या बोल रही है कि भाई 260 टका भैट हमें जमा करो, तब मैं उनको बोल सकता था कि मेरे पास 200 का क्रेडिट है, तो 260 से 200 का आईटीसी क्लेम करके बाकी अमाउंट 60 रुपीज में ममता दीदी को सेटल कर सकता हूँ। लेकिन यही चीज जैसे कि यहाँ पर भैट के बदले सीएसटी दिया हुआ है, तो ये सीएसटी मैंने क्या हो सकता है मैं उत्तर प्रदेश से लेके आया। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार को मैंने 12% दिया, तो वो नहीं मानेगा। या फिर हो सकता, तो बात समझ में आ रहा है, तो फिर उस पे सेटलमेंट नहीं होता था। यानी ये 12 और इधर 10 या इधर 15 ये सेटलमेंट करना दिक्कत होता है। ये सब सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम था, कोई प्रॉपर सिंक मैंने मैंने बोलते हैं ना लिंकअप ही नहीं था। समझ में आ रहा है? 2017 के पहले का टैक्स सिस्टम मैंने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बहुत ही प्रॉब्लमेटिक था, तो इसलिए देश का ग्रोथ भी रुका हुआ था। क्योंकि जब प्रॉपर सेटलमेंट सिस्टम नहीं होगा, बिजनेस पे ग्रोथ नहीं होगा, बिजनेस पे ग्रोथ नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली सरकार का कलेक्शन रुक जाएगा, सरकार का कलेक्शन रुकेगा तो ऑटोमेटिकली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी रुक जाएगा। कहीं ब्रिज बनाना है, कहीं रेल बनाना है, जो भी करना है, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट के पास एक स्मूथ रेवेन्यू चाहिए। ये हवा में पॉलिटिकल बातें करके माने बातेलाबाजी करके पॉलिटिक्स नहीं होता, पॉलिटिक्स एक्चुअल में पॉलिसी में होता है। सही टाइम पे सही सही पॉलिसी इंप्लीमेंट करो, गवर्नमेंट का रेवेन्यू कलेक्शंस बढ़ाओ, और उसी रेवेन्यू को प्रॉपर जगह में सही टाइम पे इंप्लीमेंट करो, तो जाके वहां से कुछ ना कुछ मिलेगा। ऐसा नहीं कि हम आएंगे तो सबको 15-15 हजार देंगे, हम आएंगे तो सबको 10-10 हजार देंगे, ये राजनीति नहीं है। ये सब बात कोई भी करे ना, जाके लपड़ मारो एक। सिंपल बात है, पब्लिक को सुनना ही नहीं चाहिए ये सब बात। हम आएंगे तो तुम्हारे सबके खाते में इतना जाएगा, हमको नहीं चाहिए। कौन आएगा कौन नहीं आएगा किस पता ही नहीं है। तो राहुल गांधी बोला था सबके अकाउंट में 5,000 करके देंगे, फिर केरला में सब लोग चला गया था बैंक में 5,000 लेने के लिए। अब तुम तो आए ही नहीं तो 5,000 कहां से मिलेगा? मोदी जी बोला था वो 2014 के पहले, हम आएंगे तो सबके खाते में 15-15 लाख करके देंगे। आज भी दे रहे हैं। किसका पैसा बोले तो? वो ब्लैक मनी, स्विस बैंक का पैसा लेके आएगा और सबको 15-15 लाख करके देगा। ये मोदी जी ने बोला था। ब्लैक मनी रिटर्न आएगा इंडिया में, आज भी ला रहे हैं वो ब्लैक। तो ये सब पॉलिटिकल बातें लाबाजी, ये पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स ये है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये बात वो लोग कभी नहीं करेगा। अब तुम सोचो ना, ठीक है, कि मोदी जी मानो भाषण में बोल रहे हैं कि हम लोग भैट जीएसटी सिस्टम इंप्लीमेंट किए हैं, आईटीसी को स्मूथ कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल भाषण में जाके वो आईटीसी का बात करेगा, पब्लिक को क्या समझ आएगा? ये क्या बोल रहे हैं, एक दूसरे के गॉसिप चालू कर रहे हैं। ए छोड़ यार, मोदी जी पगला गया है, हम लोग अपना गॉसिप करते हैं। कौन क्या झालमुड़ी लाया, चॉप लाया? अरे यार छोला भजा दे यार, खाते हैं। अगर मान की बिरयानी बन रहा है साइड में, ठीक है, सुगंध आ रहा है, चल चल चल, क्या करेगा मोदी जी का भाषण सुन, ठीक है। लेकिन अगर वो भाषण में बोलेगा हर किसी के भाई और बहनों, हर किसी के अकाउंट में 15-15 लाख देंगे, जमा करवा देंगे, ठीक है, फिर सब उधर उधर क्या बोल रहे, 15 लाख देगा बोल रहे हैं। ये तो हालत है हमारे देश का। अच्छा, सो आई होप इट्स क्लियर कि पुराने सिस्टम में क्या होता था। और भी प्रॉब्लम है, ये तो जस्ट शुरू है कहानी का, ठीक है। अब आगे आके मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा कि किस तरह से ये वैट एडिशंस का जो कॉन्सेप्ट है इसमें भी काफी बदलाव आया है। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें यहाँ पर है कि कुछ और नोट्स में नहीं
ठीक है, अभी नहीं मिल रहा है, बाद में दिखाएंगे। ठीक, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में भी काफी चेंजेस हो गया है, तो उसका हिसाब भी बता देते ना, तो वैट और जीएसटी का डिफरेंस आपको और क्लैरिटी भी पता चलता है। ठीक है, आज नहीं मिल रहा, नेक्स्ट दिन बता देंगे। इस नोट्स को मैं सोचा था इसी के अंदर है, इसमें नहीं है। उसमें भी एक कैलकुलेशन दिया हुआ है कि वैट में क्या चेंज हो रहा था और जीएसटी में आने के बाद कैसे चेंजेस हो। कोई बात नहीं। अच्छा, ये क्लियर है ना आप लोगों को? हाँ सर। तो यहाँ से बॉटम लाइन क्या निकला? लुकिंग एट बोथ द एग्जांपल्स वन कैन सी दैट देयर इज नॉट मच डिफरेंस टू बी बायर और एंड कंज्यूमर्स। हार्डली कितने का डिफरेंस हुआ? 187 या 200 रुपया हार्डली। द बेनिफिट टू द एंड कंज्यूमर इज टोटली डिपेंड्स ऑन द जीएसटी रेट। यहाँ पर हम लोग 10 और 12 में किए हैं, अगर रेट थोड़ा कम लेते तो थोड़ा और कम हो जाता। तो जीएसटी रेट अलग अलग प्रोडक्ट पर अलग अलग होता है। अगर यही 4-5% का प्रोडक्ट होता जीएसटी का, तो फिर बेनिफिट और कम हो जाता। Associated with a particular item or service under the GST. If we had assumed a higher GST rate of the bucket, the end consumer would have actually paid a lot more than earlier. But then the real benefit from GST regime is actually reaped by sellers or manufacturers and traders because the GST allows unrestricted ITC. यही सबसे बड़ा बात है। ये जो अनरिस्ट्रिक्टेड आईटीसी है यही मेन है, मैंने बेसिकली ये बिजनेसमैन के लिए बहुत बड़ा फायदा है। ठीक है, कंज्यूमर के लिए कोई फायदा नहीं, इसलिए कंज्यूमर इज नॉट हैप्पी विद द जीएसटी। उनको पहले उल्टा कंज्यूमर को पहले सिस्टम ही ज्यादा पसंद था। कंज्यूमर को पहले का सिस्टम क्यों ज्यादा पसंद था? क्योंकि उसमें इतना अनऑर्गेनाइज सिस्टम था, स्टेट और सेंट्रल के अंदर कोई कनेक्ट माने लिंकअप नहीं था प्रॉपरली। तो इसमें क्या होता, कलेक्शन ना होने के कारण क्या सुविधा होता कि बहुत सारे लोग बिना जीएसटी का ही प्रोडक्ट बेचता था। मैंने सरकार के घर पे बिना जीएसटी मैंने वैट या सीएसटी का प्रोडक्ट मार्केट में इतना ज्यादा था, मैंने सिंपल बात है सर, कोरप्शन भर भर के था। ठीक है, मैंने आम सिंपल जैसे मैंने मुझे इसका बहुत अच्छे से पता इसलिए है, मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरा फैमिली में लॉजिस्टिक का मैंने ट्रांसपोर्टिंग का बिजनेस है। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग माने ये जो गुड्स हैं, बड़ा बड़ा ट्रक में जो प्रोडक्ट लेके जाया जाता है ना, जैसे मानो कि मेरा बड़ा बाजार में जो ट्रांसपोर्ट है, वहां पर कोलकाता के आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो सभी डिस्ट्रिक्ट के लोग कोलकाता में आते हैं, और हम लोग उसमें से 3-4 डिस्ट्रिक्ट को हम लोग कवर करते हैं, जैसे कि वेस्ट मिदनापुर, ईस्ट मिदनापुर, फिर आपका हावड़ा, हुगली, ऐसे 4-5 डिस्ट्रिक्ट हम लोग सामान ट्रांसपोर्टिंग करते हैं। इसमें सबसे ज्यादा हम लोग का होता है वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, ईस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, ये सब में सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये सब डिस्ट्रिक्ट के लोकल बिजनेसमैन क्या करते हैं, बड़ा बाजार प्रोडक्ट खरीद परचेस करने आते हैं, कपड़ा, ग्रोसरीज, हार्डवेयर, जो भी चीजें लोकल एरिया में बाजार में मिलता है। तो ये लोग क्या करते हैं, प्रोडक्ट ऑर्डर देते हैं दुकानदार को, दुकानदार को प्रोडक्ट ऑर्डर करके हमारा ट्रांसपोर्ट का नंबर दे देते हैं, मैंने बेसिकली एड्रेस दे देते हैं। ये दुकानदार हमारा ट्रांसपोर्ट जानते हैं, क्योंकि जो भी लोकल लोग प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं उनको अपने ही ट्रांसपोर्टर के थ्रू से प्रोडक्ट अपने घर तक पहुंचाना, तो वो बोल देते कि भाई ये एड्रेस पे ट्रांसपोर्ट है हमारा, आप प्रोडक्ट पहुंचा दीजिएगा, और जो भी पहुंचाने का खर्चा है वो कस्टमर को, उस दुकानदार को दे देना पड़ता था। फिर जो मुटिया या लेबर लोग होता है वो क्या करते हैं, उस एड्रेस तक प्रोडक्ट पहुंचा देते हैं। अब हमारा क्या दिक्कत था एज ए ट्रांसपोर्टर, हमारा दिक्कत ये है कि सारे के सारे जो माल आते थे, माने सामान गुड्स जो आते थे, उसमें 80% गुड्स, 80 क्या आप मानो कि 90% गुड्स बिना वैट का होता है। अब गाड़ी में माल लोड हुआ, माल लोड होके हम लोग अभी रास्ते में जा रहे हैं। ठीक है, अब अलग अलग जगह में सेल टैक्स या वैट का, मैंने उसको वैट पोस्ट नहीं, मैंने सेल टैक्स ऑफिस पोस्ट बोलते हैं। कोलकाता के अंदर जैसे बेलेघाटा में एक सेल टैक्स ऑफिस है, गाड़ी जब घूम के जाएगा या बेलेघाटा में रुकेगा, फिर जैसे आप बेलगौरिया एक्सप्रेस दक्षिणेश्वर पार करोगे वहां पर एक जगह में रुकेगा, फिर धुलागढ़ बोल के नेशनल हाईवे बॉम्बे रोड में एक जगह है वहां पर रुकेगा। ऐसे करके 3-4 जगह में सेल टैक्स ऑफिस का पोस्ट है। आपका गाड़ी जहां से भी निकलेगा, गाड़ी रुका जाएगा, सामान चेक किया जाएगा, सारा डिटेल्स चेक के पहले तो तुमसे चालान मांगेगा, ये चालान दिखा, कितने का सामान है, क्या सामान है। अगर उनको डाउट होगा तो बोलेगा खोल, तिरपन उठा, चेकिंग करना है। अगर तुम चै 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 करते हो, ठीक है, तो फिर और मुश्किल। ठीक है, तो बेसिकली वो लोग भी धंधाबाज निकलते थे। कोई कोई ऑफिसर थोड़ा ऑनेस्ट होता था, बट मैक्सिमम केस में ऑफिसर भी इतना ऑनेस्ट नहीं है। लेकिन अब तुम्हारा घोटाला कितने का है इस पे डिपेंड करता है, वो तुम पे कितना चार्ज करेगा। ऐसा नहीं कि 100-500 दो और निकल जाओ, वो भी नहीं हो पाएगा, मुश्किल बहुत था। अब 80% लोगों का सामान मान के चलते हैं पूरा बिना वैट का है। अच्छा, बिना वैट का सामान माने इलीगल्स है,
मैंने सरकार को पता ही नहीं कि क्या बिजनेस चल रहा है, तो इलीगली हुआ ना। अब वो सामान, उसमें से मानो 20% सामान ऐसे हैं जो वैट दिया हुआ सामान है। अब उन लोगों का तो मैं वो, क्योंकि सामान तो गाड़ी में सबका है, अब गाड़ी रोक दिया। अब जो लोकल दुकानदार है वो आके हमारे ऑफिस में चालू हो गए, गाड़ी कब आएगा, 5 दिन हो गया, हमारा तो वैट का सामान है, मैं क्या जानता, मुझे नहीं पता, मेरा डेमेरेज दो। रोज का लफड़ा, रोज का, हर 1 महीने में लफड़ा, घर के सामने, दुकान के, ऑफिस के सामने, चिल्ला हल्ला चिल्ला हल्ला। कोई पापा को गाली दे रहा है, कोई मैनेजर को गाली दे रहा है, रोज का। क्या किया जाए? तो क्या करें कि फिर बिना वैट का सामान लेके ना आए तो फिर हम लोग क्या खाएंगे? क्योंकि 80% लोग तो बिना वैट का ही सामान लेके आते थे। ये मैं आपको मेरा कहानी बता रहा हूँ, ऐसा कहानी सबका था। अगर 80% लोग वैट का होता और 20% बिना वैट का होता तो 20% को बोलते कि भाई आप वैट दे के लो, नहीं तो हम आपका प्रोडक्ट लेके नहीं जाएंगे। लेकिन यहाँ पर तो 80% लोग ही बिना वैट का है, किसको रोकूंगा? तो फिर मेरा क्या भाड़ा कहाँ से आएगा? गाड़ी में माल लोड होगा, पर बस्ता में 50-100 रुपया लेंगे, घर माल पहुंचा देंगे, उसमें से तेल का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा माइनस करेंगे, फिर जगह मेरा कुछ रहेगा। एक 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 20 लाख का ट्रक है, या 12 लाख का, 15 लाख का ट्रक है, ठीक है। अब उस ट्रक का ईएमआई भरना पड़ता है। सिंपल बिजनेस है। 15 लाख का गाड़ी खरीदा, ट्रक खरीदा, उसका ईएमआई भरना पड़ता है हर महीना 20,000। ड्राइवर का तनख्वाह है 15,000, ठीक है। एक हेल्पर रखना पड़ता है, 5,000 टका देना पड़ता है। रास्ते में पुलिस हर बात बात पे ये दो वो दो करके निकलना पड़ता है। एक गाड़ी चला के 150-200 किलोमीटर रन करा के अगर पॉकेट में 60-70 हजार नहीं आएगा, तुम गाड़ी चला ही नहीं सकते। ऊपर से 4-5 दिन का डैमेज, गाड़ी रुक गया। बिजनेस देखो कैसे चक्का रुक जाता है। तुम लोगों में मेरा बिजनेस का कहानी नहीं बता रहा हूँ, देश का इकोनॉमी का हालत बता रहा हूँ, मैं तो बस बहाना हूँ। ऐसे तो मैं कहानी बना भी देता हूँ, लेकिन ये सच में है, ये मैं घर पे फील भी किया, ठीक है। बाकी केस में मैं इंस्पिरेशन लेके बोलता हूँ, इस केस को तो मैं एकदम खुद जिया। अब प्रॉब्लम है कि गाड़ी का चक्का जाम, मैंने समझ रहे हैं। अब जो गाड़ी मेरा 5 दिन में 3 बार कोलकाता आ सकता था, वो गाड़ी 5 दिन में कोलकाता से रिटर्न ही नहीं गया। तो मेरा एक हफ्ते में गाड़ी जो 2 बार ट्रिप मार सकता था, वो ट्रिप एक बार भी कंप्लीट नहीं हुआ। मेरा रोजगार, इतना सारे लोगों का तनख्वाह कहां से भरेंगे? सरकार आएगा? अब हमें भी 2 नंबर ही करना पड़ेगा। तो पूरा सिस्टम ही तो खोखला है। अब बिजनेसमैन बाध्य हो जाते हैं, क्योंकि सर्वाइवल जरूरी हो जाते हैं। फिर कभी छोटा 2 नंबरी, कभी बड़ा 2 नंबरी। इसलिए सिस्टम अगर सही चले तो कोई 2 नंबरी नहीं करेगा। अब जीएसटी सिस्टम आने के बाद पब्लिक बाध्य हो जा रहा है जीएसटी दे के प्रोडक्ट खरीदने का। तो पहले पब्लिक को क्यों पसंद होता था? क्योंकि बिना वैट का सामान मार्केट में मिल जाता था, तो दाम सस्ता पड़ता था। दुकानदार को जीएसटी वैट देना नहीं पड़ता था, तो वो क्यों पब्लिक से चार्ज करेगा? कम मार्जिन लगा के प्रोडक्ट बेच देता था, तो पब्लिक के हाथ में तो प्रोडक्ट सस्ता हुआ ना। अब जैसे ही बंदा जीएसटी दे के प्रोडक्ट लेके आएगा तो वो तो महंगा हो जाएगा। जो प्रोडक्ट पहले तुम 150 टका भी खरीदते थे, वही प्रोडक्ट 180 टका, 190 टका। फिर दुकानदार को जगह, क्यों दादा इतना दाम बढ़ गया, आप लोग बदमाशी कर रहे हो? तो फिर दुकानदार बोल रहे हम कहाँ, सरकार कर दिया। तब गाली दे दिया सरकार को ही। लेकिन सरकार को भी कहीं ना थोड़ा सख्त डिसीजन लेना पड़ता है। कब तक ये चमचागिरी, ऑयलिंग, कब तक? तो धीरे धीरे हुआ, लेकिन होते होते कितना समय बीता देख रहे हो। अच्छा, चक्का जाम का मतलब समझ रहे हो आप? मेरा फैमिली का बिजनेस मॉडरेट बिजनेस है, मिडिल क्लास फैमिली का बिजनेस है। रिच लोगों के पास, मेरे पापा के पास 10 गाड़ी, पापा चाचा के पास 10-12 गाड़ी होगा, दोनों तीनों को मिला के। पर हेड 3-4 ट्रक था। जिनके पास 30-30, 40-40 ट्रक है, कितना लोग काम करता है, कितना लोग का एम्प्लॉयमेंट है। तो सबका इनकम अगर कम होता जाएगा, पूरा इकोनॉमिक सिस्टम खत्म, स्लो, कहां से होगा रोजगार? आजकल ये जो जोमेटो, या जोमेटो छोड़ो, फ्लिपकार्ट, अमेजन का जो कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, अगर लॉजिस्टिक डेवलप नहीं होता, ये वन डे डिलीवरी कैसे करता? ये जो आपको 10 दिन में, 12 दिन में, एक हफ्ता में, 4 दिन में, 5 दिन में, एक दिन में, इवन ओवरनाइट भी डिलीवरी करते हैं।
फ्लिपकार्ट तो बैंगलोर में ऑलरेडी सेम डे डिलीवरी चालू किया है। इवन सेम डे बोले छोड़ो, 2 घंटा में, स्पेशली कॉर्पोरेट लेवल में। मानो कोई मोबाइल ऑर्डर किया है आसपास में कोई बड़ा ऑफिस वगैरह से, तो बैंगलोर में तो 2 घंटे के अंदर तुम्हारा फोन तुमको मिल जाएगा। ठीक जैसे ब्लिंकिट में ग्रोसरी ऑर्डर करते हैं, ब्लिंकिट आ जाता है। समझ रहे हो कि किस तरह से लॉजिस्टिक डेवलप हुआ, दैट इज द मेन थिंग। और लॉजिस्टिक को डेवलप करने के लिए प्रोडक्ट का स्मूथ ऑपरेशन जरूरी है। पब्लिक पैसा देने के लिए रेडी है सर, देख रहे हो आप आजकल। पहले कोई भी नया चीज इंप्लीमेंट करने के टाइम पे हमेशा चौंचलाबाजी होता है, लेकिन एक बार हो जाए पब्लिक को भी उसका एडजस्टमेंट हो जाता है। अब 2017 के बाद से गवर्नमेंट का तुम कलेक्शन देखो, रेवेन्यू का ग्रोथ देखो, ऐसे ही नहीं होते, देश ऐसे नहीं चलता है। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ जीएसटी बता रहे हैं, थ्योरी में ऐसे बड़ा नोट लिखा है कॉपी में, मैं आपको जस्ट प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ कहानी को समझाया। किताब में इंग्लिश में मिल जाएगा। तो कस्टमर को बहुत फायदा नहीं हुआ, एज ए कंज्यूमर आप जीएसटी के लिए एंजॉय नहीं कर सकते। हाँ जीएसटी आ गया, हम बड़ा खुश है, लेकिन हाँ एज ए सिटीजन ऑफ द कंट्री आपको खुश होना चाहिए। क्यों? गवर्नमेंट के पास एक्चुअल में रेवेन्यू कलेक्शन हो रहा है, बिजनेस को काफी सुविधा हो रहा है, क्योंकि उसको हर पर्टिकुलर मैंने टाइम टू टाइम उसको स्मूथ आईटीसी कलेक्शन हो जाते हैं। और आईटीसी कलेक्शन होने से क्या होता है, पॉकेट में बर्डन नहीं आता, प्रोडक्ट बेच के पॉकेट में बर्डन नहीं आता। आपको जीएसटी कलेक्ट मैंने जो सरकार को पे करना होता है वो काफी कम हो जाते हैं। सो यही है सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट। समझ में आया? हाँ सर, ए ऑनलाइन में बोलो मुझे एक बार, आप लोगों को कनेक्शन मैंने बात समझ में आ रहा है, ये सर नो? यस हाँ सर। सर। सर तो मैंने आपको क्या क्या समझा दिया? मैं आपको कॉन्सेप्ट ओवरव्यू ऑफ टैक्सेशन सिस्टम बता दिया, मैं आपको जेनेसिस ऑफ जीएसटी बता दिया, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, वैट के साथ डिफरेंस, कॉन्टिन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट, आईटीसी कॉन्सेप्ट बता दिया, बर्डन बोर्न बाय द फाइनल कंज्यूमर बता दिया, एंड देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ नो कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस। चलो ये भी थोड़ा बता दें, कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस ये क्या है? टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था वैट सिस्टम पे कि कोई प्रोडक्ट परचेज किया जाता था, जैसे मानो इसमें तो इस सिस्टम को देखो, मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट का कॉस्टिंग लिया 1 लाख बनाने में, उस पर जीएसटी लगा 18%, तो जीएसटी कितना हुआ? 18,000। फिर मैन्युफैक्चरर का यहाँ पर कोई आईटीसी नहीं है, मान लिया जा रहा है कि यही फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से पहले किसी से कोई की चीज खरीदा नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, माने होलसेलर, ठीक है। होलसेलर के पास कॉस्ट कितने का है? 1 लाख का। माने जो मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट है वही डिस्ट्रीब्यूटर के लिए परचेस प्राइस बनी, तो कॉस्टिंग इसका 1 लाख ही माना जाएगा, लेकिन इसमें वो प्रॉफिट लगाएगा कितने का? 11,200 का। तो 1 लाख में 11,200, तो सेल प्राइस कितना बनेगा? 1,11,200। इस पे लगेगा जीएसटी 18%, तो जीएसटी का वैल्यू कितना हो रहा है? 20,016। कैलकुलेट करके देख सकते हो। नाउ पॉइंट इज, ऐसे केसेस में डिस्ट्रीब्यूटर माने होलसेलर जो मैन्युफैक्चरर से परचेस किया था कितने का जीएसटी पे किया था? क्योंकि मैन्युफैक्चरर जब प्रोडक्ट बेच रहा था डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को, तो 1 लाख के प्रोडक्ट पे 18% जीएसटी मैन्युफैक्चरर कलेक्ट कर रहा था डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये जो 18,000 है, ये 18,000 एक्चुअल में डिस्ट्रीब्यूटर से पॉकेट से मैन्युफैक्चरर के पास आ रहा है, और मैन्युफैक्चरर ये 18,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जमा करता है। दैट इज द रूल, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटर के पास जब ये 20,016 का हिसाब आ रहा है, तो डिस्ट्रीब्यूटर 20,016 गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूटर को हमें दो 20,016, तो डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर ये किससे कलेक्ट करेगा? रिटेलर से कलेक्ट करेगा। तो वो बोलते हैं रोको गवर्नमेंट, आई हैव आईटीसी। तो इनपुट टैक्स पीरियड उसके पास 18,000 है, तो अल्टीमेटली सरकार को वो कितना पे करेगा? 20,016 माइनस 18,000, तो एक्चुअली पे करेगा 2016 पेड टू गवर्नमेंट बाय डिस्ट्रीब्यूटर टू दी गवर्नमेंट, ठीक है। कितना? 2016। दिस इज द बेनिफिट ऑफ आईटीसी, ठीक है। अब
रिटेलर रिटेलर के लिए कॉस्ट कितना पड़ेगा? 1,11,200। इसके ऊपर वो अपना प्रॉफिट लगाएगा। तो पहले क्या होता था, ये जो 1,11,200 पे जो जीएसटी का वैल्यू था ना, इस वैल्यू के ऊपर रिटेलर जीएसटी वैट चार्ज करता था। 1,00,000, हाँ 1,11,000 पे टैक्स का वैल्यू ऐड करके फिर उस पे कॉस्ट प्राइस बन के फिर उस पे जीएसटी लगता था। तो फिर उसमें क्या हो जाता था, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता। एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज टैक्स ऑन टैक्स। इसी को बोलते हैं कि कैस्केडिंग इफेक्ट। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, नो कैस्केडिंग इफेक्ट। ठीक है, इसका मेरा एक अलग जगह में ना कैलकुलेशन एक दिखा हुआ है, मैं उसको दिखाऊंगा कि पहले क्या होता था अभी क्या हो रहा है। वो एक बार आप लोग कॉपी में नोट डाउन करके समझ लोगे ना, आपको और क्लियर हो जाएगा कैस्केडिंग क्या होता है। बट इतना समझ में आ ही रहा है कि पहले टैक्स ऑन टैक्स चलता था, अभी टैक्स ऑन टैक्स नहीं है। क्योंकि देखो इसमें 1,11,200 पे प्रॉफिट लगा रहा है, तो 1,11,200 उसका बिना जीएसटी का ही वैल्यू है, जीएसटी इसमें नहीं होता, जो पहले नहीं फॉलो होता था। ठीक है, फिर 1,11,200 पे 24,640 सेल प्राइस बनेगा 1,35,840, जीएसटी बन जाएगा आपका जो भी रेट है 18%, तो आपका वैल्यू बन जाएगा 24,451, मैंने ये जीएसटी लगा के। अब रिटेलर को गवर्नमेंट बोलेगा दे, गवर्नमेंट मैंने दे मुझे 24,451, तब रिटेलर चिल्ला के बोलेगा वेट गवर्नमेंट आई ऑलरेडी हैव आईटीसी कितना 20,016 जो रिटेलर ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया था। अब गवर्नमेंट को रिटेलर कितना पे करेगा, 4,435 4,435 4,435। नाउ कम्स टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर के लिए यही प्रोडक्ट कितने का कॉस्ट पड़ गया बोलो तो 1,35,840 प्लस 24,451, ये पूरा का पूरा कॉस्ट इसको झेलना पड़ रहा है कंज्यूमर। तो कंज्यूमर के लिए कोई बेनिफिट नहीं है, एज सच देयर इज नो बिग बेनिफिट। ये पूरा बर्डन कंज्यूमर को देना ही पड़ेगा, आप कुछ कर नहीं सकते। लेकिन बिजनेस में कितना स्मूथ फ्लो हुआ, चाहे इंटरस्टेट हो चाहे इंट्रास्टेट हो, फर्क नहीं पड़ता, आईटीसी क्लेम हो जाएगा। पहले तो किसी के साथ किसी का लिंक अप नहीं था। तो अल्टीमेटली एक चीज और देखो आप, ये जो टोटल गवर्नमेंट को कस्टमर को जो टोटल जीएसटी देना पड़ा 24,451, ये 24,451 का हिसाब कैसे है, पहले केस में मैन्युफैक्चरर का 18,000, सेकेंड केस में डिस्ट्रीब्यूटर का 2016 और थर्ड केस में रिटेलर का 4,435, ये तीनों टोटल करके ही एक्चुअली 24,451 आ रहा है। तो जो मैन्युफैक्चरर ने गवर्नमेंट को दिया, जो डिस्ट्रीब्यूटर ने गवर्नमेंट को दिया और जो रिटेलर ने गवर्नमेंट को दिया, ये तीनों अमाउंट ऐड होके लास्ट जो वैल्यू आ रहा है वही अमाउंट एक्चुअल में कस्टमर ने भी पेयर किया। इट्स अ वेरी स्मूथ सिस्टम। इस तरह से हमारे देश में जीएसटी सिस्टम काम करता है। और ये सिस्टम पे टैक्स ऑन टैक्स सिस्टम भी, यानी किसी भी जगह में टैक्स वैल्यू को जोड़ के उसके ऊपर टैक्स नहीं दिया गया, हर केस में सिर्फ वैल्यू एडिशंस पे ही टैक्स को जोड़ा गया। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, नीड फॉर जीएसटी बोल दिया ऑलरेडी। ठीक है, नीड फॉर जीएसटी क्या है बोल दिया कि क्या वैट में प्रॉब्लम था, ठीक है, कैसे पूरा रोड जाम हो जाता था। ठीक है, और उसकी भी बड़ा बात क्या है ना, सिर्फ वैट ही नहीं था, इवन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाओगे एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, स्टेट बॉर्डर में गाड़ी जाम हो जाता, बिहार से बंगाल से बिहार जाओगे, झारखंड जाओगे, उड़ीसा जाओगे, बॉर्डर में गड़ चक्का जाम। 2004 में मैं उड़ीसा घूमने जा रहा था, सिमलीपाल पार्क बोल के एक बहुत फेमस उड़ीसा में एक ओपन फॉरेस्ट है, नाम सुने हो आप तो उड़ीसा के ही हो। सिमलीपाल बहुत ही सुंदर सा जगह है, ठंड के टाइम पे जाओ, बट बहुत ही भयंकर जगह है, कुछ भी हो सकता है। हाँ ओपन फॉरेस्ट, जब तुम लोग उधर जैसे थोड़ा ओपन फॉरेस्ट है ना, अभयारण्य যেটাকে বলে, तो उड़ीसा में है। चीता आ जाता है, ब्लैक पैंथर आ जाता है, ब्लैक पैंथर इज देयर, जो नॉर्मली भारत में नहीं मिलता है, वहीं पर मिलता है, बहुत रेयरली दिखता है, बट ब्लैक पैंथर है वो। तो उड़ीसा जा रहा था जैसे बॉर्डर में ना, भोर वाला 3 बजे गाड़ी लग गया। अब 3 बजे से ट्रक का इतना लंबा लाइन है कि हम लोगों का जो टूरिस्ट गाड़ी है वो क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि ट्रक पूरा लगा हुआ है। तो मैं पापा को पूछा क्या है, बोले वो गेट का नाम है जामसोला बोल के गेट है। तो पापा बोले इधर ऐसे ही चलता है।
मैंने ट्रक साइड भी नहीं देता, अब लगा के सो गए सब। मैंने आगे जाए मैं, अब आगे का ट्रक छोड़ते छोड़ते 3 घंटा, इतने देर में ड्राइवर लोगों का नींद हो जाएगा। ये था देश का सिस्टम। तो अगर आपको कोई पूछे कि भाई वैट सिस्टम का क्या डेफिशिएंसी है, बोल नहीं पाओगे। इसमें एग्जांपल्स के साथ भी 2-4 दिया है, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड। जैसे यहाँ पर एक चीज दिया है, नो इंक्लूजन ऑफ सेवरल लोकल लेवीज इन स्टेट वैट। जैसे कि जीएसटी में क्या नहीं आया, जैसे लग्जरी टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, ये सब नहीं है। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स ऑन अकाउंट ऑफ लेवी ऑफ नॉन वैटेबल सीएसटी, इंक्लूजन ऑफ सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स इन द वैल्यू फॉर इम्पोजिंग वैट, नो सेंट्रल वैट फॉर आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज, ठीक है। नॉन इंटीग्रेशन ऑफ वैट एंड सर्विस टैक्स, मैंने वैट सर्विस टैक्स में इंटीग्रेशन नहीं था, वो जीएसटी में कवर किया। एंड डबल टैक्सेशन ऑफ सर्टेन ट्रांजैक्शंस एंड बोथ गुड्स एंड सर्विस। जीएसटी को क्या बोला गया, क्योर फॉर ईल ऑफ एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, क्योर फॉर ईल, ठीक है। जो ईल सिस्टम था टैक्स में, उसको ठीक किया गया। और ये एक डुअल जीएसटी मॉडल है। डुअल जीएसटी क्यों, क्योंकि सीजीएसटी एसजीएसटी, ठीक है, इसलिए डुअल जीएसटी मॉडल। और एसजीएसटी की जगह और क्या आ सकता है, यूटी, अगर यूनियन टेरिटरी है तो। यही सब बात यहाँ पर सिंपल तरीके से बोला गया है। एक एक जगह है इसमें ना, आपको बोल दिया गया कि कितना सारा चीज को। अच्छा, ये रजिस्ट्रेशन का डिटेल्स भी इधर दिया है, मैं आके बताता हूँ, नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। काफी लोगों ने रजिस्ट्रेशन के ऊपर ऑलरेडी चैप्टर भी कर लिया है, तो जो कर लिया उनको काफी इजी लगेगा। एक ये वाला एक रेटिंग बेसिक्स में एक पॉइंट याद रखिएगा घर पे, मैं नेक्स्ट दिन जीएसपी एएसपी भी समझा दूंगा। ये वाला जगह थोड़ा दिमाग में रखिएगा कि क्या क्या चीज कब सब होके जीएसटी हुआ है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने बेसिक्स में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कितना सारा चीजों को चेंज करके जीएसटी आया है। सेंट्रल लेवल में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी एंड एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी अंडर मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, सीवीटी मैंने काउंटर बिलिंग ड्यूटी और स्पेशल काउंटर बिलिंग ड्यूटी इन कस्टम्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेंट्रल सरचार्ज एंड सेसेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। स्टेट के केस में स्टेट सरचार्ज एंड सेस in so far as they relate to supply of goods and service, entertainment tax except those levied by local bodies, tax on lottery, betting, gambling, entry tax, all forms and purchase tax, VAT, sale tax, luxury tax, tax on advertisement। इतना सारा सेंट्रल एंड स्टेट टैक्स को मार्च करके जीएसटी को डेवलप किया गया। तो वाकई में बहुत ही मैंने बड़ा एक डिसीजन था, क्योंकि इतना सारा डिपार्टमेंट को एक करना और उसको एक छत के नीचे वन अम्ब्रेला कॉन्सेप्ट में लेके आना कोई जोक नहीं था। 17 साल ऊपर भारत जैसे देशों में बहुत ही खतरनाक सिस्टम था, क्योंकि यहाँ पर तो बात बात में लोग रूठ जाते हैं और झंडा करके धरना में बैठ जाते हैं, रोजगार जहां भी किसी का थोड़ा बहुत इधर उधर होते हैं। तो इट्स मैंने रिमार्केबल, मैंने बहुत रिवोल्यूशनरी एक कॉन्सेप्ट है इंडिया के लिए, ठीक है, क्योंकि हम लोग यूरोप नहीं है ना, दिक्कत होता है इधर। तो आई होप ये एक अच्छा, और एक विद इन जीएसटी और आउटसाइड जीएसटी वाला चीज दिया है कि जीएसटी के अंदर क्या है और बाहर क्या है, ठीक है। प्लीज इसको एक बार घर पे गो थ्रू करिएगा। जैसे मैं अभी आपको बोला कि अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ये पावर टू टैक्स डिफेंस विद स्टेट। 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस एंड एटीएफ माने एविएशन टरबाइन फ्यूल, जिसमें एरोप्लेन चलता है। जीएसटी काउंसिल टू डिसाइड द डेट ऑन व्हिच जीएसटी विल बी एप्लीकेबल, दैट मींस ये जीएसटी परव्यू में है, माने जीएसटी के नजर में है पर लगा नहीं पा रहे हैं। विद इन है, माने इसको बोलेंगे कि परव्यू में है, अंडर द परव्यू ऑफ जीएसटी। इसमें तुमको ऑप्शन देगा कि परव्यू में ही बोलेगा, ये नहीं बोलेगा कि ये विद इन जीएसटी बोल के। एंटरटेनमेंट टैक्स लिवाइड बाय लोकल बॉडीज, पावर टू टैक्स रिमेन्स विद इन दी लोकल बॉडीज, इसमें जीएसटी नहीं आया। टोबैको विद इन दी परव्यू ऑफ जीएसटी, पावर टू लेवी एक्साइज ड्यूटीज इज रिटेन, मैंने सरकार इसमें अभी भी एक्साइज लगाते हैं सीन टैक्स के नाम पे, और अभी भी ये परव्यू में है, हर चीज में जीएसटी मैंने वैट रेट भी लगाया जाता है, ठीक है। तो इस तरह का चीज है। नेक्स्ट दिन मैं आपको बोलूंगा कि सरकार क्यों पेट्रोल डीजल पे जीएसटी नहीं लगा पा रहे हैं, कहां पर रोक रहा है, अगर लगाएगा तो क्या होगा, और अल्कोहल के बारे में भी बोल दूंगा, ठीक है। तो नेक्स्ट दिन कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे, वैट रिलेटेड, बेसिक जीएसटी रिलेटेड, और फॉर्मूले की बात करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बेसिक कॉन्सेप्ट। थैंक यू।
Thank you, sir. ओके सर, बाय सर, Thank you, Good sir. night, sir. गुड नाइट सर, Thank you, sir. Good night, sir. थैंक यू सर, गुड नाइट सर। तुम लोग को कल का क्लास का बताएंगे ना, इलेक्ट्रिसिटी का इशू देख के। तो ये तो